वेलकम टू द चैनल। सो बच्चों, आज है हमारा डे 1 फॉर आवर 5 डेज स्ट्रैटेजी और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने फर्स्ट 4 चैप्टर्स। तो बच्चों टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से अपनी इस मैराथन को स्टार्ट करते हैं। और आज हमारे पास सबसे पहले है चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो बच्चों ये वाला चैप्टर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा अबाउट द मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट क्या है बच्चों? मैनेजमेंट है आपकी एक प्रोसेस और इस प्रोसेस के अंदर आप लोग फॉलो करते हैं कुछ सीरीज ऑफ फंक्शंस, नेमली प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। नेक्स्ट जो इसके अंदर हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। हमें ये तो पता चल गया कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। अब यहां पे मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताई दैट मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। अब प्रोसेस क्यों है? क्योंकि इसके अंदर है कुछ इंटर रिलेटेड फंक्शंस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन एफिशिएंटली। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंटली? बच्चे एफिशिएंटली का मतलब होता है कि जब हम किसी भी काम को कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में करते हैं, यानी कि मिनिमम कॉस्ट के साथ जब अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं, दैट इज नोन एज एफिशिएंटली। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफेक्टिवनेस? इफेक्टिवनेस मीन्स कि हमें जितना भी टाइम पीरियड दिया गया है, जो भी हमारा गिवन टाइम पीरियड है, सही टाइम पे सही काम को करना इज बीइंग इफेक्टिव। तो ये दो वर्ड भी हैं, ये कॉन्सेप्ट है हमारे मैनेजमेंट के जो आपको पता होने चाहिए। मैंने यहां पर आपके सामने 3 वर्ड यूज किए हैं, प्रोसेस, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो ये तीनों का मतलब आपको पता होना चाहिए। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। सो सबसे पहले हम मैनेजमेंट को डिस्कस करने वाले हैं एज एन आर्ट। नाउ व्हाट इज आर्ट? मैं आपके साथ यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स भी यूज करूंगी और आपको उन कीवर्ड्स को साथ साथ लिखना है। यहाँ पर सिर्फ मैराथन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैं पढ़ा रही हूँ, आपको पढ़ना भी है, आपको भी मेहनत करनी है। तो अपने रजिस्टर पेन के साथ ही बैठिए, जो भी मैं कीवर्ड्स यहाँ पर यूज करूंगी वो आपको हैंड टू हैंड खुद से लिखने हैं। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं आर्ट की, तो सबसे पहले समझना होगा कि आर्ट क्या होता है। आर्ट के बारे में हम जब भी बात करते हैं तो आर्ट इज ऑलवेज रिलेटेड टू सम स्किल्स। तो जब भी क्वेश्चन के अंदर स्किल्स के बारे में बात होगी, दैट मीन्स वहां पर हम आर्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम मैनेजमेंट को क्या आर्ट कह सकते हैं? अगर मैनेजमेंट के अंदर ये 3 फीचर एग्जिस्ट कर गए, सो डेफिनेटली मैनेजमेंट इज एन आर्ट। तो सबसे पहला फीचर है हमारे सामने एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। क्या मैनेजमेंट में थियोरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट करती है? बिल्कुल करती है। अगर नहीं करती होती तो आज हम इसको पढ़ ही क्यों रहे होते? सो यस, मैनेजमेंट ऑल्सो हैविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। नंबर 2, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन मीन्स कि हर किसी का अपनी आर्ट को डेमोन्स्ट्रेट करने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि आपको स्कूल में बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, बट आपने देखा होगा कि हर एक टीचर अपने एक यूनिक स्टाइल में पढ़ाता है। लाइकवाइज कंपनीज के अंदर जो मैनेजर्स वर्क करते हैं, वो भी उनके सामने अगर आप एक सेम सिचुएशन दो मैनेजर्स के सामने अगर आप रखेंगे तो वो भी उसका जो सॉल्यूशन निकालेंगे वो अपने यूनिक स्टाइल में ही निकालेंगे। द थर्ड वन इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। डेफिनेटली अगर एक सिंगर 5 साल तक गाना नहीं गाएगा ना, तो जब 6th ईयर में वो दोबारा स्टार्ट करेगा तो उसको भी बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसी तरीके से जो मैनेजर्स होते हैं वो अपनी डे टू डे वर्किंग के अंदर अपने मैनेजमेंट स्किल्स की प्रैक्टिस करते हैं और उसके अंदर और भी ज़्यादा क्रिएटिविटी लेकर आते हैं। तो यहां से हमें यह पता चला कि यस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर ये तीनों के तीनों फीचर्स एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस। क्या मैनेजमेंट एक साइंस है? तो यहां पर हम फिर से इन फीचर्स को कंपेयर करते हैं कि क्या ये साइंस के सारे फीचर्स मैनेजमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहला फीचर जो हमारे सामने वो है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब होता है कि जहां पर हर एक चीज एक कॉज है और उससे मिलने वाला आउटकम उसका इफेक्ट। जिस तरीके से हम लोगों ने बचपन से ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहता है कि जब भी कोई चीज हवा में उछाली जाती है तो वो अल्टीमेटली नीचे जाकर गिरती है। तो इसके पीछे क्या आपका रूल है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या मैनेजमेंट में भी कुछ इसी तरीके से होता है? बिल्कुल। मैं आपको बहुत ही एक सिंपल सा एग्जांपल दूं तो हमारे पास एक प्रिंसिपल होता है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क के अंदर हम काम को बांटते हैं लोगों के बीच में अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, जिससे हमें मिलता है आउटकम इन द फॉर्म ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी। तो हुआ ना, हर एक प्रिंसिपल एक कॉज है और उससे मिलने वाला आउटकम उसका रिजल्ट। तो यहां पर यस, फर्स्ट फीचर मेट करता है। द सेकेंड वन इज
प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, क्या जितने भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होते हैं? बिल्कुल। हमारे जितने भी लोगों ने हमें यहाँ पर प्रिंसिपल्स दिए हैं वो कोई ओवरनाइट डेवलप नहीं किए, उन्होंने उसके ऊपर स्टडी की है, ऑब्जर्वेशन किया है, उसके बाद जाकर उन्होंने उस प्रिंसिपल को इवॉल्व किया है। बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं बिहेवियरल, यानी कि ये ह्यूमन बींग्स के साथ हम यहाँ पर लोगों, क्योंकि यहाँ पर हम ह्यूमन बींग्स के साथ डील करते हैं तो उनसे मिलने वाला जो आउटकम होता है वो कहीं ना कहीं अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो सेकंड वाला हमारा जो फीचर है वो मेट करता है बट पार्शियली। द थर्ड वन इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। क्या मैनेजमेंट प्रिंसिपल की वैलिडिटी हर जगह पर है? क्या हर जगह पर ये सेम तरीके से अप्लाई किया जा सकता है? क्या इनको मॉडिफाई किया जा सकता है? देखो, साइंस के प्रिंसिपल को तो आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड होते हैं। बट येस, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मॉडिफाई किए जा सकते हैं। तो यूनिवर्सल वैलिडिटी हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की तो नहीं होती। तो क्या मैनेजमेंट साइंस नहीं है? मैनेजमेंट साइंस है, बट इट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस, इट इज अ सॉफ्ट साइंस। ठीक है। थर्ड, हम लोग कंपेयर करेंगे मैनेजमेंट को प्रोफेशन के साथ। तो यहाँ पर जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं तो प्रोफेशन हमारे पास एक चीज ऐड ऑन करता है विच इज अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अगर आज मैं आप लोगों से कहूँ दैट आई एम अ डॉक्टर, तो शायद आप इस बात को विश्वास ना करें, आप कहेंगे कि मैम आप डॉक्टर कैसे हैं, आप तो एक टीचर है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं एक लॉयर हूँ, तो आप कहेंगे कि मैम प्लीज अपनी डिग्री दिखाइए कि क्या आपके पास डिग्री है जो आप अपने आप को लॉयर कह रही हैं। विच मीन्स कि यहाँ पर आप मुझसे एक स्पेशल नॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब भी हम प्रोफेशन की बात करते हैं तो वहां पर आ जाती है एक स्पेशल नॉलेज। तो अब कंपेयर करते हैं कि क्या मैनेजमेंट के अंदर प्रोफेशन के सारे फीचर्स एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहला फीचर है हमारे पास वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं जो मैनेजमेंट के ऊपर लिखी हुई है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में मैनेजमेंट को पढ़ाया जाता है। यहाँ पे सारे काम सिस्टमैटिकली होते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जैसा मन में आया वैसा कर लिया, आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो। सब कुछ यहाँ पर वेल डिफाइंड है, पहले से ही यहाँ पर हमने इन सभी चीज़ों को डिज़ाइन किया हुआ है। सेकेंड वन इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। देखो, जितने भी प्रोफेशंस होते हैं उन सभी जगहों पर एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है। जैसे कि अगर आप एक चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आपको क्लियर करना होगा सीए फाउंडेशन और उनके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको एक एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना होगा। तो जितने भी प्रोफेशन होते हैं उनके अंदर एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है, बट मैनेजमेंट के अंदर ये क्राइटेरिया पूरी तरीके से फुलफिल नहीं होता। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पर आपको विदाउट एग्जाम भी एडमिशन मिल जाता है ऑन द बेसिस ऑफ योर रिजल्ट। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री वाला जो पॉइंट है वो पार्शली मेट करता है। थर्ड वन इज प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन की अगर मैं बात करूं तो ये हमारी कुछ बॉडीज होती हैं जिनके नॉर्म्स हम लोग फॉलो करते हैं बीइंग इन अ प्रोफेशन। जैसे कि अगर आप एक लॉयर हैं तो आप बनेंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर, जहां से आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। क्या मैनेजमेंट के अंदर भी ऐसा कोई प्रोफेशनल बॉडी है जो हमें सर्टिफिकेट इशू करता है? नहीं, अभी तक मैनेजमेंट के अंदर ऐसा कोई प्रोफेशनल बॉडी नहीं है जो हमें इस तरीके का सर्टिफिकेट इशू करे। तो ये वाला क्राइटेरिया भी हमारे यहाँ पे मेट नहीं करता है। द फोर्थ वन इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। हर प्रोफेशन का अपना कोई एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, लाइक नॉर्म्स और हाउ टू बिहेव इन दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन। जैसे कि जब एक डॉक्टर बनता है तो उसको एक हाइपोथेटिकल ओथ दिलवाई जाती है। तो क्या इस तरीके का एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट मैनेजमेंट के अंदर भी प्रेजेंट है? नहीं। हर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन के अपने अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, अपने अलग अलग नॉर्म्स होते हैं जो उस मैनेजर को वहाँ वर्क करते टाइम परफॉर्म करने होते हैं। बट ऐसा इन जनरल कोई भी एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है जो यहाँ पर डिज़ाइन किया गया हो। तो ये वाला भी मैं कहूँगी कि ये मेट नहीं करता है। सर्विस मोटिव। क्या मैनेजर सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं? क्या यहाँ पर वो सारे सैलरीड पीपल हैं या फिर वो फी चार्ज करते हैं? देखो, जितने भी प्रोफेशनलिस्ट हैं वो तो फी चार्ज करते हैं और कहीं ना कहीं वो लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। बट अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो येस, मैनेजर्स आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, बट स्टिल जितने भी मैनेजर्स हैं ज़रूरी नहीं है कि वो सारे फी चार्ज करते हों, कुछ उसमें से अभी भी सैलरीड पीपल हैं। तो यहाँ पर सर्विस मोटिव का जो पॉइंट है वो भी हमारा पार्शली मेट करता है। तो ओवरऑल हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट,
Management is an inexact science, but right now management is not a full-fledged profession. ओके सो ये तो हो गया हमारा नेचर का क्वेश्चन जनरली केस स्टडी में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। सो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट का जो टॉपिक है वो आपके एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां पर आपके पास 7 फीचर्स आते हैं लाइक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, परवेसिव, मल्टी डायमेंशनल, कंटिन्यूअस प्रोसेस, ग्रुप एक्टिविटी, डायनामिक फंक्शन एंड इंटेंजिबल फोर्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गोल ओरिएंटेड प्रोसेस के साथ। गोल ओरिएंटेड जितने भी यहाँ पर मैनेजमेंट है वो बिना गोल के नहीं है। आपने अगर कोई एक जगह खरीदी है तो उस जगह को खरीदने के पीछे आपका एक गोल होगा कि वहां पर आप एक फैक्ट्री लगाना चाहते हो, एक स्कूल बनवाना चाहते हो या एग्रीकल्चर का काम करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आपका एक गोल है जिसके लिए आप मैनेजमेंट की एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हो। सो द गोल्स आर द बेसिक रीजंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। द सेकेंड वन इज परवेसिव। परवेसिव को हम यूनिवर्सल भी कह देते हैं, विच इज एप्लीकेबल टू एवरीवेयर। मैनेजमेंट हर जगह है, हर जगह आपको मैनेजमेंट परफॉर्म करना है, बट इसको करने का जो तरीका है वो अलग अलग हो सकता है। यानी कि चाहे मैनेजर कोई इंडिया में बैठा है, जापान में बैठा है, जर्मनी में बैठा है, वो सभी लोग मैनेजमेंट की एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं, बट उनके उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने का जो तरीका है वो अलग हो सकता है। The third one is multi-dimensional. Multi-dimensional means it has many faces. यहाँ पर हम मैनेजमेंट को 3 डायमेंशंस में कन्वर्ट करते हैं या 3 डायमेंशंस में डिवाइड करते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। प्लीज राइट इट डाउन। सो मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब है कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आप कुछ काम कर रहे हो, आपको कुछ काम करना है, इसीलिए तो मैनेजमेंट है। हमने ये फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा कि मैनेजमेंट गोल्स के लिए ही है, तो कुछ काम है इसीलिए आप मैनेजमेंट को कर रहे हो। देयर इज सम वर्क जिसके लिए आपने मैनेजमेंट की एक्टिविटीज को स्टार्ट किया। सेकेंड वन इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। जो दूसरी चीज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल, यानी कि किस तरीके से लोगों को मैनेज किया जाएगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो उसके लोग होते हैं वो उनका सबसे बड़ा एसेट होता है। ह्यूमन रिसोर्सेज आर स्टिल द बिगेस्ट एसेट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर लोगों को मैनेज करने के हमारे पास है 2 तरीके। या तो हम उनके साथ इंडिविजुअली डील करेंगे, जैसे क्लास में कोई प्रॉब्लम होती है तो मैम के पास 2 रास्ते होते हैं उस बच्चे के साथ डील करने का। या तो मैम क्या करती हैं, हर एक बच्चे के साथ सिंगल करके बात करती है, यानी कि इंडिविजुअली आपकी प्रॉब्लम को हैंडल करती हैं, या ग्रुप में रहकर ही उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी या तो इंडिविजुअली उस चीज को या तो इंडिविजुअली लोगों के साथ डील किया जाएगा या उनको ग्रुप में ले जाकर डील किया जाएगा। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। हमने यहाँ पर काम के बारे में सोचा, हमने यहाँ पर लोगों को मैनेज किया। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है, हमें इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ सम प्रोडक्शन प्रोसेस। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, आपने जो काम सोचा है, जिन लोगों से कराने के लिए सोचा है, जैसे कराने के लिए सोचा है, उसको एक्चुअल आउटकम में कन्वर्ट करने के बारे में कहता है। ठीक है। नेक्स्ट इज कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है इंटर रिलेटेड फंक्शंस की, जो प्लानिंग से शुरू होती है और कंट्रोलिंग पे जाकर खत्म होती है। ये सारे फंक्शंस कंटिन्यूसली परफॉर्म हम लोग करते रहते हैं जब तक हमारा बिजनेस चल रहा है, जब तक हमारी बिजनेस ऑपरेशंस हैं, तब तक हमारे पास मैनेजमेंट है। नेक्स्ट, ग्रुप एक्टिविटी। अकेले रहकर तो हम काम नहीं कर सकते, हमें टीम की जरूरत होती है और मैनेजमेंट हमेशा टीम में काम करता है, मैनेजमेंट हमेशा ग्रुप में काम करता है, जहां पर हमारे पास अलग अलग लोगों के एफर्ट्स हैं जिसे इंटीग्रेट करके हमें कॉमन डायरेक्शन की तरफ लेकर जाना है, विच इज द फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है, मींस कि जैसे ही हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होगा हमें खुद को बदलना पड़ेगा। आज हम वैसे काम नहीं कर सकते जैसे आज से 10 साल पहले किया जाता था, तो टाइम टू टाइम हमें अपने बिजनेस ऑपरेशंस को मॉडिफाई करना होगा, उनको चेंज करना होगा और जितने भी बिजनेस के अंदर चेंजेस आ रहे हैं उनके साथ अडेप्ट करना होगा। नेक्स्ट, इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट को आप देख छू नहीं सकते, इसको सिर्फ फील कर सकते हो। जैसे कभी कभी किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो अगर 10 मिनट की भी देरी हो जाती है और किसी ने आपको वहां पर अटेंड नहीं किया होता तो तुरंत आपके मुंह से निकलता है कि यहाँ का मैनेजमेंट तो बेकार है।
तो आपने यहाँ पर ये चीज कैसे फील करी कि वहां पे किस तरीके से काम किया जा रहा है। तो बिल्कुल मैनेजमेंट एक इनटेंजिबल फोर्स है। अगर आपको आपके एम्प्लॉयज खुश दिख रहे हैं, किसी भी तरीके का केओस नहीं है, टारगेट्स टाइम से मेट हो रहे हैं, तो दैट मीन्स आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा चल रहा है। तो इससे हम लोग ये बता सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, एक इंटेंजिबल फोर्स। नेक्स्ट, अब मैनेजमेंट हमारे लिए क्यों जरूरी है। अगर आप लोगों ने फीचर्स अच्छे से समझ लिए तो इंपॉर्टेंस करने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि यहां पर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो चुकी है। तो हमारे पास यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंस होती है मैनेजमेंट की, जिसमें पहला है हेल्प्स इन अचीविंग द ग्रुप गोल्स। देखो, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन इसलिए नहीं करते कि हमें सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन का भला करना है, हमें उस ऑर्गेनाइजेशन के भले के साथ अपना भी कुछ भला करना है। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन भी अपना ऑब्जेक्टिव तभी अचीव कर पाएगा जब सभी लोग अपने ग्रुप टारगेट्स अचीव करेंगे। तो मैनेजमेंट ये हेल्प करता है कि जितने भी हमारे ग्रुप गोल्स हैं वो अचीव किए जा सके। सेकेंड इज इंक्रीजेस एफिशिएंसी। अभी मैंने आपको एफिशिएंसी का मीनिंग बताया, दैट एफिशिएंसी इज रिलेटेड टू कंप्लीटिंग द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट। और ये कब हो पाएगा, जब एक मैनेजर अपने 5 फंक्शंस को बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा, ये सिर्फ तभी हो सकता है। थर्ड इज इट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। बदलते वक्त के साथ खुद को बदलने में ही समझदारी है। तो मैनेजमेंट ये हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या उसके अंदर काम करने वाले लोगों की, कि किस तरीके से जो बिजनेस के एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं उसको हम अडेप्ट कर सके और मार्केट में आने वाले कंपटीशन को फेस कर सके। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑब्वियसली मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रही हूँ, ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि मैं सिर्फ उसके ऑब्जेक्टिव्स उसको पूरा करके दूं, बट यहाँ पर मैं क्या चाहती हूँ कि मेरे भी तो कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, और मैं तो खुश तभी होंगी, तभी तो मैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में मदद करूंगी जब मेरे अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे होंगे। तो एज एन एम्प्लॉय यहाँ पर ये बहुत जरूरी है कि मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज के जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी फुलफिल करवाए व्हाइल रिकंसाइलिंग इट विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। भाई सोसाइटी के बिना तो कुछ नहीं हो सकता है ना। अब सोसाइटी का ध्यान नहीं रखोगे, सिर्फ अपना ध्यान रखोगे तो भी काम नहीं चलने वाला है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट क्या करता है, सोसाइटी के लिए वर्क करता है। जैसे कि यहाँ पर जितने भी डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटीज है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके, इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी सोसाइटी के डेवलपमेंट में मदद कर सकते हैं और उससे हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो पाएगा। तो ये हमारे 5 इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव्स, पर्सनल, सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। मैं नहीं लिख रही हूं, आपको लिखना है। इससे ये पता चलेगा कि आप कितने अटेंटिव है इस सेशन के अंदर, कि आप वो मेन चीजें लिख भी रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। तो प्लीज अपना साथ साथ जो भी चीजें मैं बता रही हूं उसको लिखते जाइए। अब आप इन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, नाम से पकड़ना है। जैसे कि मैं सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करूंगी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव यानी कि जहां पर हम सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच रहे हैं, और ऑर्गेनाइजेशन अपने बारे में 3 तरीके से सोचता है, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। आप मार्केट में एंटर हुए हो, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सर्वाइव करना है, क्योंकि कोई नहीं पूछेगा आपको अगर आप उनके अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे। प्लस यहां पर सर्वाइवल कैसे होगा, टू अर्न इनफ रेवेन्यू टू कवर योर कॉस्ट। भाई जितना जेब से पैसा निकला है एटलीस्ट अगर उतना आपने कवर कर लिया है, दैट मीन्स यू आर एबल टू सर्वाइव इन द मार्केट। ठीक है, बट क्या सिर्फ सर्वाइवल से काम चल सकता है? क्यों आए हो बिजनेस के अंदर? बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अर्न सम प्रॉफिट। यानी कि सिर्फ सर्वाइवल से काम नहीं चलने वाला है, आपको कुछ इस तरीके का कुछ करना होगा ताकि आप अपने बिजनेस के लिए रेवेन्यूज और ज्यादा जनरेट कर सको जो आपकी कॉस्ट से ज्यादा हो। देन प्रॉफिट को अब किस तरीके से यूटिलाइज करना है अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए। अब ग्रोथ को कैसे मेजर कर सकते हो, जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज हो जाएं, जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीज हो जाएं, या आपकी सेल्स टर्नओवर आपको बढ़ती हुई दिख रही है, इसका मतलब तुम ग्रो कर रहे हो। तो यहां पर ऑर्गेनाइजेशन प्योरली सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। सेकेंड, सोशल ऑब्जेक्टिव। अभी हमने यहां पर एक पॉइंट कवर अप किया, हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। कुछ अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, जो यहां याद किया है वही एज इट इज आप यहां पर लिख सकते हो। ठीक है, सो सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। उसके बाद पर्सनल ऑब्जेक्टिव। यहां पर ये जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है ये है एम्प्लॉयज ऑब्जेक्टिव।
यहाँ पर आप इसको लिख भी सकते हो कि यहाँ पर हमसे बात करेंगे एम्प्लॉयज के ऑब्जेक्टिव की, और एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में क्या चाहता है, वो 3 चीजें चाहता है। सबसे पहले तो होती है उसकी फाइनेंशियल नीड, कि भाई मैंने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया किस लिए, पैसों के लिए ना, तो यहाँ पर बात होगी उनकी सैलरी, उनकी पर्क्स की। सेकेंड, उसको क्या चाहिए, दूसरी नीड आती है उसकी सोशल नीड। भाई जिस जगह पर हम काम कर रहे हैं हमारा स्टेटस सिर्फ एक एम्प्लॉय की तरह नहीं, उसके साथ कुछ जुड़ना चाहिए ना, क्या, एक डेजिग्नेशन, एक रिकॉग्निशन। तो यहाँ पर हम अपनी पहचान के बारे में बात करते हैं कि जब हम एक जगह पर काम करते हैं तो वहाँ पर हमें पहचाना जा रहा है, तो पीयर रिकॉग्निशन के बारे में यहाँ पर बात की जाती है। उसके बाद तीसरा क्या कहता है एक एम्प्लॉय, हायर लेवल नीड के बारे में, जहाँ पर वो कहता है कि उसके करियर के डेवलपमेंट के लिए कुछ किया जाए, प्रमोशन प्लान्स आने चाहिए। तो ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉय के कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे तीनों ऑब्जेक्टिव, और इनको आपको सेपरेटली याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सोशल ऑब्जेक्टिव इसी पॉइंट से कर सकते हो, आप पर्सनल ऑब्जेक्टिव इसी पॉइंट से कर सकते हैं। देन हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, लिख लो 100% पेपर लीक क्वेश्चन। जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चन है ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूछा जाता है एज एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन, एज अ केस स्टडी। तो ये आपको करना बहुत जरूरी है, जहां पर आपको इनके डेजिग्नेशन जरूर पता होने चाहिए। भाई देखो 3 लेवल होते हैं हमारे पास, टॉप, मिडल और सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, जिसको आप ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी कहते हो। तो टॉप मैनेजमेंट के अंदर वही सारे हमारे बड़े बड़े लोग, अपने स्कूल से कंपेयर किया करो। जब आप स्कूल में जाते हो तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो एसी की हवा खा रहे होते हैं, जो बिल्कुल अपने अच्छे अच्छे कैबिन्स में बैठे होते हैं, मस्त एसी की हवा खा रहे होते हैं, जिस तक हर कोई नहीं जा सकता। तो वो सारे लोग होते हैं आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट का पार्ट, जिसके अंदर आते हैं आपके सीईओ, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं सेकंड लेवल पे कुछ इंचार्जेस, कुछ कोऑर्डिनेटर्स, जो हम टीचर्स के सर पे बैठे होते हैं, उनको भी एक कमरा मिलता है, उनका कमरा लेकिन जो टॉप लेवल वाले होते हैं उनसे थोड़ा सा हल्का होता है ना। तो यहाँ पर मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं हमारे सारे डिविजनल हेड, डिपार्टमेंटल हेड्स, हमारे प्लांट सुपरिटेंडेंट, जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, एचआर मैनेजर है। तो ये सारे लोग हमारे मिडिल लेवल पे आते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड लेवल पे हम मजदूर लोग, कौन, हम टीचर्स, यानी कि सारे इंस्पेक्टर्स, फॉरमैन, सुपरवाइजर्स, वो सभी लोग आपके ऑपरेशनल लेवल पे आते हैं, और जिसके अंडर आप लोग यानी कि वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी डेजिग्नेशन अगर आता है क्वेश्चन के अंदर तो वो कौन से लेवल का है। अब उसके बाद आपको इनके फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको लेवल पहचानना है और उनके 2 या 3 फंक्शन लिखने होते हैं। तो भाई टॉप लेवल तो सब मेन काम करता है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए काम करता है, बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करता है ताकि वो पॉलिसीज और स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट कर सके। उसके अलावा वो इंटीग्रेट करते हैं सारी पॉलिसीज को और उसको मिडिल लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाते हैं। तो सारा मेन काम जो होता है वो टॉप लेवल का होता है। बेसिकली प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये काम हमारे टॉप लेवल करते हैं। उसके बाद मिडिल लेवल क्या करता है, मिडिल लेवल जो भी काम टॉप लेवल ने उनको असाइन किया है उस काम को मैनेज करता है और उसे ऑपरेशनल लेवल तक पहुंचाता है। जैसे कि हमारे टॉप लेवल ने कुछ प्लान्स बताए होंगे, पॉलिसीज बताए होंगे, उसको ट्रांसफर करना। उसके अलावा ये देखना कि हर एक डिपार्टमेंट में नेसेसरी एम्प्लॉयज हैं या नहीं, मतलब जितने लोग चाहिए उतने लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उनके लिए इंसेंटिव प्लान्स बनाना कि भाई सभी लोग खुश हों, उनको मोटिवेट करना ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सके। तो ये सारे काम कौन कर रहा है, हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट कर रहा है। कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, कॉपरेशन डेवलप कर रहा है अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है। उसके बाद सुपरवाइजरी मैनेजमेंट क्या करता है, सुपरवाइजरी मैनेजमेंट असली काम यही हो रहा है, यही है वो मेन फैक्ट्री जहां पर काम हो रहा है। तो यहाँ पर क्वालिटी और क्वांटिटी को मेंटेन किया जाता है। उसके अलावा डिसिप्लिन मेंटेन होती है। यहाँ पर जो भी हमारे जो वर्कर्स हैं उनके कोई ग्रीवियंसेस हैं तो उनको यहाँ पर यही लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि अगर वर्कर्स दुखी होंगे तो ओवरऑल काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये है वो 5 फंक्शंस जिसके अराउंड हमारी ये पूरी बुक 1 बेसिकली रिवॉल्व करती है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सो प्लानिंग के अंदर जस्ट हम क्या करते हैं, जस्ट थिंकिंग इन एडवांस। यहाँ पर सिर्फ हम लोग ये प्लान करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं कि ओवरऑल हमें क्या करना है। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर उसी प्लानिंग के बेसिस पर हम लोग अरेंजमेंट करते हैं, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जैसे हम अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, उन सभी चीज़ों पे वर्क करते हैं। स्टाफिंग के अंदर हम अपने यहाँ पर ये चेक करते हैं कि राइट पर्सन राइट जॉब पर काम कर रहा हो, इस चीज़ के लिए देखा जाता है। डायरेक्टिंग यहाँ पर क्या है कि
यहाँ पर स्टाफ तो रख लिया भाई जब तक, लेकिन उनको एक्शन नहीं बोलोगे तो काम शुरू नहीं होने वाला। यहाँ तक तो सिर्फ आप स्टेज सेट कर रहे हो कि ठीक है हम कुछ करने वाले हैं, बट डायरेक्टिंग से ही पता चलता है कि किस तरीके से काम स्टार्ट होगा। जो पहला कदम है वो डायरेक्टिंग में आकर ही रखा जाता है। कंट्रोलिंग, जो भी तुमने अब तक कर दिया, हमने क्या सेट किया था और तुमने कहां तक तुम पहुंचे हो, उनका जो कंपैरिजन है बेसिकली वो कंट्रोलिंग में जाकर किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने बहुत शॉर्ट में आपको फंक्शंस बताया क्योंकि अभी हमें सारे के सारे फंक्शंस चैप्टर के बेस में करने ही है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हर साल कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, चाहे वो फीचर का हो चाहे इंपॉर्टेंस का हो। लास्ट ईयर लेकिन इसका एक केस बेस्ड क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स का, जिसमें जस्ट आपको कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करना था और उसकी इंपॉर्टेंस लिखनी थी। तो सबसे पहले फीचर्स देख लेते हैं। यहां पर हमारे पास कोऑर्डिनेशन के फीचर में सबसे पहला है इट इंटीग्रेट्स द ग्रुप एफर्ट्स। बिल्कुल, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो काम नहीं होगा। अगर सारे ग्रुप मेंबर्स अलग अलग जगह पर काम करेंगे, एक साथ यूनाइट नहीं होंगे तो कोई फायदा नहीं है। सो कोऑर्डिनेशन को कहा गया दैट इट इज अ बाइंडिंग फोर्स। ये आपको बांधे रखता है। जितने भी 5 फंक्शंस हैं ये उनको बांधने का काम करता है। जैसे कि एक फूलों की माला में जो धागा होता है, कोऑर्डिनेशन को उससे कंपेयर किया गया कि अगर वो धागा टूट गया तो सारे फूल बिखर जाएंगे। तो इसी तरीके से जो कोऑर्डिनेशन है वो सारे ग्रुप एफर्ट्स को क्या करता है, इंटीग्रेट करता है। वो एक लाइन में लेकर आता है कि आ जाओ सब, ये है कॉमन डायरेक्शन, यहाँ पे हमें जाना है। नेक्स्ट, इट एंश्योर्स द यूनिटी ऑफ एक्शन। एक्शंस में यूनिटी होना बहुत जरूरी है। काम तो सभी लोग कर रहे हैं लेकिन यूनिटी नहीं है। जिस तरीके से एक सिंक्रोनाइजेशन हमें मेंटेन करना होता है कि वन आफ्टर वन, आपने काम कर लिया मेरा काम है, आपने काम कर लिया मेरा काम है। सो दिस इज यूनिटी ऑफ एक्शन। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर आप काम कर रहे हैं, 5 फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन उसके साथ साथ चलता रहेगा। प्लानिंग से शुरू होगा, कंट्रोलिंग पे जाकर खत्म होगा। परवेसिव फंक्शन है, यानी कि हर जगह कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। टॉप लेवल मिडिल लेवल के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, मिडिल लेवल लोअर लेवल के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। तो ये रुकने वाला फंक्शन तो नहीं है। हर एक डिपार्टमेंट, हर एक लेवल, हर एक डिवीजन में हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। डेफिनेटली इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। अगर मैनेजर्स इस चीज को नहीं समझेंगे तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन कैसे चल पाएगा। तो टॉप मिडल लोअर तीनों को ही कोऑर्डिनेट करना है एक दूसरे के साथ। डेलिब्रेट फंक्शन, डेलिब्रेट मतलब विलफुल स्पिरिट होना चाहिए। मैं नहीं चाहती किसी के साथ कोऑर्डिनेट करना तो मेरा कॉपरेशन भी नहीं आएगा। कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, हमें दोनों की जरूरत होती है और कोऑर्डिनेशन के साथ ही कॉपरेशन निकल कर आएगा। तो यहां पर ये एक डेलिब्रेट फंक्शन है, एक विलफुल स्पिरिट होना चाहिए हमारा किसी के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए। लास्ट टॉपिक, द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। 3 ही हमारे पास इंपॉर्टेंस है। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंस है ग्रोथ इन साइज। कहाँ जरूरत होती है कोऑर्डिनेशन की? जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन साइज में ग्रो करता है तब हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, क्योंकि सभी लोगों के वैल्यू सिस्टम्स अलग हैं, सभी लोगों का काम करने का तरीका अलग है। तो वहां पर हमें जरूरत होगी, यानी कि जब भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में जब भी आपका ऑर्गेनाइजेशन साइज में ग्रो करेगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ेंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस बढ़ेंगी, तो हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत होगी। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, बहुत जरूरी है कि सभी फंक्शंस के बीच में कोऑर्डिनेशन हो, क्योंकि अगर सेल्स डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगा तो काम नहीं होने वाला। स्पेशलाइजेशन, आज का टाइम इस तरीके का है कि हमें स्पेशलिस्ट की जरूरत है, और अगर सारे स्पेशलिस्ट ही एक दूसरे के ओपिनियंस को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। आप जब एक सिंगिंग शो देखते हैं तो उसमें आपने देखा होगा जब 3 जजेस बैठे होते हैं, अगर तीनों जजेस एक दूसरे के ओपिनियन को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, उसके साथ नहीं चलते हैं, कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं, तो उस कंटेस्टेंट को सब कुछ फेस करना पड़ता है जब तक तीनों का ओके नहीं हो जाता। तो स्पेशलाइजेशन पॉइंट ये कहता है कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए बिटवीन द ओपिनियन अप्रोचेस ऑफ द स्पेशलिस्ट। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट चैप्टर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो चलो बच्चों, अब चलते हैं अपने सेकेंड चैप्टर की तरफ, विच इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो चैप्टर है आपका, अगर मैं लास्ट ईयर एग्जामिनेशन की बात करूं तो बहुत ही एक सिंपल सा 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया विद चॉइस, जहां पर डायरेक्टली उन्होंने आपसे पूछा विदाउट एनी केस स्टडी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन वहां पर पूछा गया, बट उसके लिए स्टिल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या पता इस बार केस स्टडी पूछ ली जाए। तो चलिए बच्चों, समझते हैं जरा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। हमने अभी फर्स्ट चैप्टर में मैनेजमेंट को समझ लिया कि मैनेजमेंट क्या है।
अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, देखो हर जगह पर काम करने के अपने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, बट जब बात आती है ना रूल्स और रेगुलेशंस की तो एक रिजिडनेस आती है कि जिसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। बट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रिक्ट नहीं होते, दीज आर जस्ट द गाइडलाइंस फॉर द डिसीजन मेकिंग, कि आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो और उस डिसीजन के लिए आपको कहीं से कुछ गाइडलाइंस चाहिए कि कोई आए और आपको बता दे कि इस सिचुएशन में ये किया जा सकता है या इसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन करके अगर हम काम करें तो हमारा काम बन जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपके लिए जस्ट वही गाइडलाइंस है जिसको आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन लेते टाइम इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। सो मीनिंग भी पता होना जरूरी होता है। नेक्स्ट, अब नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, तो यहां पर ये डिस्क्राइब करेंगे कि आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है हमारे पास यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यस, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हर जगह अप्लाई किए जा सकते हैं, हर तरीके की सिचुएशन में आप इनको इस्तेमाल कर सकते हो, बट यस कहीं ना कहीं आपको कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ सकते हैं, बट स्टिल दीज आर द गाइडलाइंस जो आप इस्तेमाल कर सकेंगे व्हाइल टेकिंग एनी डिसीजन। नेक्स्ट, जनरल गाइडलाइंस, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये बिल्कुल भी रिजिड रूल्स नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए गाइडलाइंस हैं। दीज आर नॉट द रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशंस टू ऑल योर बिजनेस प्रॉब्लम्स, कि मतलब आप सोचे कि हमने ये किताब उठाई और इसके अंदर हमने अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना शुरू किया और वही सेम चीज़ हमें वहाँ पर मिल गई। इसे तो हम कहेंगे बाय चांस, बाय आवर लक कि हमें वो चीज़ मिल गई, बट ये कहीं ना कहीं आपको आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए सजेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड वन इज फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। बिल्कुल सही बात है कि जितने भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं हमारे, वो प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड है, एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर बेस्ड है। हमने हर एक प्रिंसिपल को अलग अलग सिचुएशंस में अप्लाई करके देखा, अलग अलग तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करके देखा, तब जाके हमने एक आउटकम निकाला कि अच्छा ऐसा होता होगा कि अगर डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं तो उससे स्पेशलाइजेशन और एफिशिएंसी मिलता होगा, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल। जनरल गाइडलाइंस इस बात को डिस्क्राइब कर देती है कि ये कोई रिजिड रूल्स नहीं है, दीज आर फ्लेक्सिबल विच कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप इनके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। मेनली बिहेवियरल, बिहेवियरल मतलब बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर पे आपको यहाँ पे काम करना है। आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों के साथ ही तो काम करते हैं, और जब लोगों के साथ काम करेंगे तो यहाँ पर उनके बिहेवियर के साथ भी डील करना होगा। तो जितने भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो बिहेवियरल इन नेचर होते हैं, विच मीन्स कि उनका जो आउटकम होता है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, जिसकी वजह से ये आउटकम समटाइम्स हमें अलग अलग मिल सकता है। लाइक डिवीजन ऑफ वर्क का जो इम्पैक्ट है वो हमें कहीं ना कहीं स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में इतना नहीं देखने को मिलता जितना हमें लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। बिल्कुल, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। जैसे कि मैंने अभी चैप्टर नंबर 1 में जब मैनेजमेंट एज अ साइंस डिस्कस कर रहे थे तो वहां मैंने आपको एक सिंपल सा जो हमारा प्रिंसिपल है, सबसे पहला ही डिवीजन ऑफ वर्क, उसके बारे में बताया। दैट डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या है, काम को बांटना अकॉर्डिंग टू द स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉयज, जिसकी वजह से रिपीटेड परफॉर्मेंस की वजह से हमें मिलता है स्पेशलाइजेशन और एफिशिएंसी। तो कॉज क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क। स्पेशलाइजेशन क्या है, उसका इफेक्ट। तो हर एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल कॉज है और उससे मिलने वाला आउटकम उसका इफेक्ट है। नेक्स्ट, कॉन्टिंजेंट। बच्चा गलती करता है फ्लैक्सिबल और कॉन्टिंजेंट में। अब आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ फ्लैक्सिबल है और कहाँ कॉन्टिंजेंट है। बच्चे, कॉन्टिंजेंट का मतलब होता है विच डिपेंड्स अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन, यानी कि जब भी हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे तो हम ये देखेंगे कि अब सिचुएशन कैसी है। हो सकता है कि पहले एक सिचुएशन थी, उसके अंदर हमने एक प्रिंसिपल अप्लाई किया और हमारा काम बन गया, बट जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट सिचुएशन में फिर से हम उसी चीज को अप्लाई करें एज इट इज और काम बन जाए। नहीं, आपको देखना है कि सिचुएशन कैसी चल रही है इस टाइम पे, उसके अकॉर्डिंग आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल को अप्लाई करोगे। और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर आपको चेंजेस करने पड़ जाएं तो वो आपके फ्लैक्सिबिलिटी को रेफर करता है। तो फ्लैक्सिबिलिटी का तो मतलब है कि आप चेंज कर रहे हो, और एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो वो कॉन्टिंजेंट है, ठीक है। सो एप्लीकेशन की बात होगी तो कॉन्टिंजेंट है, चेंजेस की बात होगी तो फ्लैक्सिबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन अगर मैं आपको कहूं तो मैंने तो कभी आज तक इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन केस स्टडी में नहीं देखा। ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम्स डायरेक्ट पूछा जाता है और वो खुद आपको हेडिंग्स प्रोवाइड करते हैं कि यही वाली इंपॉर्टेंस आपको एक्सप्लेन करनी है, तो आपको हर एक इंपॉर्टेंस को यहाँ पे पढ़ना होगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस है प्रोवाइड द मैनेजर्स विद यूजफुल इनसाइट्स इनटू रियलिटी। देखो,
अगर हम किसी काम को सीख कर करते हैं, उसकी नॉलेज लेकर करते हैं ना, तो उसको बेटर तरीके से कर पाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में एंटर करना चाहते हैं और वहाँ पर पैसा कमाना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, जस्ट 2 वीडियो देख ली यूट्यूब पे और शुरू हो जाते हैं पैसा लगाना। तो क्या उनको रियलिटी में सक्सेस मिल पाती होगी? क्या एक्चुअल में जो उनके थॉट्स होंगे वो रियलिटी में कन्वर्ट कर पाते होंगे वो उनको? शायद नहीं। बट एक पर्सन ऐसा है जो कंप्लीट एक कोर्स कर रहा है, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस कर रहा है, फिर उस फील्ड में अगर एंटर हो रहा है, तो शायद वो सक्सेस जल्दी हासिल कर पाता होगा। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आपको यही समझाते हैं कि आपके पास आपके इनसाइट्स हैं, यानी कि आपके पास कुछ थॉट्स हैं, आपको उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे कन्वर्ट कर पाओगे? विद द हेल्प ऑफ योर नॉलेज, एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, जो कैसे बिल्डअप होगा? जब आप इसको पढ़ेंगे तभी। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, आपके नॉलेज, एबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग्स को बनाते हैं ताकि आप अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन ले सके। नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। जब आप सीख कर किसी काम को करेंगे और जब आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बिल्डअप हो चुका होगा, तो आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे रिसोर्सेज का, चाहे वो फिजिकल, ह्यूमन और फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो। यहां पर हम जितने प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं वो हमारे रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करने में हमारी मदद करते हैं। और जब रिसोर्सेज बेस्ट तरीके से चलेंगे, जब अंडरस्टैंडिंग लेवल बिल्डअप होगा, नॉलेज बढ़ रही होगी, तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन तो जरूर आएगा। नेक्स्ट, साइंटिफिक डिसीजन। यहाँ पे कुछ भी आंख बंद करके डिसीजन नहीं लिया जाता है, सारी चीज़ों को हम सिस्टमैटिकली करते हैं। सिस्टमैटिकली, लॉजिकली हर चीज़ को देखा जाता है कि अगर ये प्रिंसिपल अप्लाई किया गया तो इससे ये आउटकम निकल सकता है। तो सारी चीज़ों को साइंटिफिकली स्टडी करके उसके बाद ही उसको अप्लाई किया जाता है। मीटिंग द चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। आपने इसके नेचर के बारे में पढ़ लिया था कि ये फ्लैक्सिबल होते हैं। तो फ्लैक्सिबिलिटी किस चीज़ को रेफर करती है? चेंजेस को। तो यहाँ पर मैनेजमेंट प्रिंसिपल आपकी हेल्प करते हैं कि जैसे जैसे हमारा एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, वैसे वैसे हमें अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बदलना है, अपने काम करने के तरीके को बदलना है। तो जो भी एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हम यहाँ पे फुलफिल कर पाते हैं। फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत सारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऐसे हैं जो हमें हमारी उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करने में मदद करते हैं जो हमें सोसाइटी के टूवर्ड्स करनी चाहिए। जैसे कि एक इक्विटी प्रिंसिपल है जो जस्ट बिहेवियर के बारे में बात करता है। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है जो वर्कर्स को सही पे देने के बारे में बात करता है। तो बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो हमें हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने में हेल्प करते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। आप कल को अगर BBA, MBA इस तरीके के कोर्सेज में अगर एंटर करते हैं तो आपके करिकुलम का पार्ट होगा ये। आपके ट्रेनिंग, आपकी एजुकेशन, आपके रिसर्च वर्क में आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ेंगे। एक प्रॉपर कंप्लीट सब्जेक्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो बिगिनर्स लेवल पे सबको यही सिखाया जाता है सबसे पहले, तो इसीलिए भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को पढ़ना जरूरी है। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आपको 2 लोगों के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। वन इज हेनरी फ्योल एंड द अनदर वन इज F.W. टेलर। तो यहाँ पर हमें दोनों के प्रिंसिपल्स को स्टडी करना होगा, जहाँ पर जो F.W. टेलर है जो कि थे हमारे माइनिंग इंजीनियर, जिन्होंने हमें 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्या पता MCQ में आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। सो एक्रोनिम क्या है इनकी जिससे आप इन्हें याद कर सकते हैं? डैड, UC, USSR, O, IC। तो या तो आप इससे याद कर सकते हैं जो कि बहुत ही एक ट्रेडिशनल एक्रोनिम बना हुआ है जो बहुत सारे टीचर्स इस्तेमाल करते हैं, या आज के ज़माने के हिसाब से जो मैंने एक एक्रोनिम बनाया है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डैड, आर यू श्योर? CS इज ईजी। तो अगर आप इसको भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं और अपने प्रिंसिपल्स को इसके साथ में लिख लीजिएगा। ये मैच द फॉलोइंग आपको ही करना होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला प्रिंसिपल है हमारे पास डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क एज द नेम सजेस्ट कि आपको यहाँ पर काम को बांटना है बेसिकली। बट काम को बांटते टाइम इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी काम आप जिस भी पर्सन को करने के लिए दे रहे हैं वो उसके स्किल्स, उसकी एबिलिटीज को मैच करता हो। यानी कि जिसको जो काम करना आता है उसको वही काम आप सौंपेंगे, वो रिपीटेडली उसी काम को करेगा, तो उससे उसको स्पेशलाइजेशन मिलेगी और स्पेशलाइजेशन से ही आ जाती है एफिशिएंसी। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली बनाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फंक्शंस, वो अप्लाई करते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। अनदर वन इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब बात आती है अथॉरिटी की, तो व्हाट इज अथॉरिटी? अथॉरिटी इज द राइट टू कमांड, यानी कि मेरे पास ये राइट है कि मैं आपको कमांड दे सकती हूँ, तो दिस इज अथॉरिटी। बट द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द असाइन्ड टास्क इज रिस्पॉन्सिबिलिटी।
रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दिखाती है कि आपकी ड्यूटी है, आपको एक काम असाइन किया गया है, आपको उस काम को करना है। आपको जो अथॉरिटी दी गई है वो किस लिए दी गई है, क्योंकि आपको साथ में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी हैं। तो यहाँ पर हमें एक चीज ध्यान रखनी होगी कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो साइड बाय साइड चलती है। अगर अथॉरिटी ज्यादा हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई, तो अथॉरिटी का मिसयूज हो जाएगा। अगर अथॉरिटी कम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, तो उससे आप इनइफेक्टिव हो जाओगे, आप टास्क कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक बैलेंस होना चाहिए, ये इक्वल होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब होता है द ओबीडियंस टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बस इतना नहीं, डिसिप्लिन हमारे यहाँ पर मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करता है। वो कहता है कि यहाँ पर जब हम डिसिप्लिन के बारे में बात करते हैं तो रूल्स और रेगुलेशंस तो हैं ही, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर होने चाहिए क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट। क्लियर मतलब सभी को एग्रीमेंट में लिखी हुई सारी बातें समझ आई हो, सभी को कोई क्लियर हो, वो किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो। फेयर यानी कि हर एक पार्टी के फेवर में होना चाहिए एग्रीमेंट, ऐसा ना हो कि आपका एग्रीमेंट किसी एक ही पार्टी को फेवर कर रहा है, यानी कि एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट की अगर बात चल रही है। दूसरा, गुड सुपीरियर एट ऑल द लेवल्स, यानी कि हर लेवल पे जो सुपीरियर्स हैं वो अच्छे होने चाहिए। अच्छे होने से मतलब क्या है कि मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों को ये रियलाइज ही करना है, देखो कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, तो सुपीरियर्स अपने एम्प्लॉयज के साथ, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ मिलकर चलते हों। थर्ड, जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज, जो भी इन एग्रीमेंट्स को नहीं मानेगा, इनको तोड़ेगा, तो उसको पेनल्टी तो भरनी पड़ेगी। साइड बाय साइड डिसिप्लिन कमिटमेंट्स के बारे में भी बात करता है कि अगर मैनेजमेंट और वर्कर्स किसी एग्रीमेंट में आए हैं, कोई कमिटमेंट दिया है दोनों ने एक दूसरे को, तो वो दोनों ही अपने उन कमिटमेंट्स को पूरा करते हों। नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड मतलब इंस्ट्रक्शन, यूनिटी मतलब एकता, यानी कि कमांड में यूनिटी होनी चाहिए। आप यहाँ पर पिक्चर के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारे सुपीरियर्स, बहुत सारे सबऑर्डिनेट है और एक सुपीरियर है, तो सिंगल बॉस है और वो सिंगल बॉस एक काम से रिलेटेड सारी इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, यानी कि वन बॉस के बारे में यहाँ पे बात होती है कि सपोज आपके स्कूल में बिजनेस स्टडीज पढ़ाने के लिए 3 टीचर आते हैं एक ही दिन में और तीनों आपको अलग अलग इंस्ट्रक्शंस देकर जाते हैं, तो क्या आपके माइंड में कंफ्यूजन अराइज नहीं होगा कि किसकी बात माने? घर में मम्मी और पापा दोनों ने आपको एक ही काम के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन दे दिया, अब आपको नहीं समझ में आ रहा ना कि किसकी बात माने? दोनों ही आपके लिए बड़े हैं भाई, मम्मी की बात मानोगे तो पापा नाराज हो जाएंगे, पापा की बात मानोगे तो मम्मी नाराज हो जाएंगी। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है। अगर आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कहा कि आपने कस्टमर को सिर्फ 5% का डिस्काउंट देना है, बट मार्केटिंग मैनेजर ने कहा 10% का डिस्काउंट देना है, दोनों ही मैनेजर है, दोनों ही एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूजन अराइज होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की कमांड में यूनिटी नहीं थी, ठीक है। तो यूनिटी ऑफ कमांड कहता है क्या कि एक सबऑर्डिनेट के ऊपर एक बॉस होना चाहिए, क्या ये नहीं, ये है एक मिसकंसेप्ट। यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड ये कहता है कि जब भी किसी एक काम के लिए इंस्ट्रक्शन दी जा रही है तो उन इंस्ट्रक्शंस में यूनिटी होनी चाहिए, तो इसीलिए कह दिया गया है कि वन बॉस होना चाहिए किसी भी एक एक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखो सेंटर जब हम बोलते हैं, सेंटर क्या होता है? देखो सेंटर तो एक ही होता है ना, कॉर्नर्स हो सकते हैं हमारे पास बहुत सारे, बट सेंटर पॉइंट तो एक ही होता है ना। तो यहाँ पे जब हम सेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि जहाँ पर सारी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी सिर्फ एक ही बंदे के हाथ में, एक ही बंदा मतलब टॉप लेवल के हाथों में सपोज अगर है, जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर है अगर वो एक ही पॉइंट पर है, सो दिस इज नोन एज सेंट्रलाइजेशन। बट अगर हमने उसी पावर को डिस्पर्स कर दिया among the different levels of management, or you can say among the lower levels of management, then that is known as decentralization, which means कि आपने अपनी powers, अपनी authorities को अलग अलग जगह पर बांट दिया है, ठीक है। क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन का सेंट्रलाइज होना कंपलसरी है या डिसेंट्रलाइजेशन? दोनों के अंदर बैलेंस होना चाहिए। कुछ चीजें सेंट्रलाइज होनी चाहिए, जो इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग है वो टॉप लेवल अपने हाथ में रखे, और जो रूटीन वर्क है उसको डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए। जैसे कि आपके पेरेंट्स भी आपकी जिंदगी से रिलेटेड कुछ जितने भी डिसीजन होते हैं वो खुद लेते हैं, और जो आपके डेली के डिसीजन हैं वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। देन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब देखो ना, एक जो सुपीरियर है वो सारे सबऑर्डिनेट्स को एक ही डायरेक्शन दिखा रहा है कि देखो भाई काम तो तुम सब कर रहे हो, बट सबको अलग अलग डायरेक्शन में जाके काम नहीं करना है, हमें जाना तो सबको एक ही रास्ते से है, ठीक है। बीच बीच में हम रुकते हैं, काम करते हैं, लेकिन फिर से लाइन अप होकर हमें एक ही जगह पे जाना है। यानी कि यहाँ यूनिटी चाहिए आपकी डायरेक्शन में कि सब अपने अपने डिपार्टमेंट्स में काम करो, सबको काम करना है, बट अल्टीमेट गोल हमारा एक ही है। ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि इस महीने 10,000 यूनिट बेचनी है, अब उस 10,000 यूनिट को बेचने के लिए काम तो हम
सब अलग अलग करेंगे ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना काम करेगा, सेल्स डिपार्टमेंट अपना करेगा, मार्केटिंग वाला अपना करेगा, तो सब अपना अपना काम करेंगे, लेकिन काम करके फिर आना एक ही लाइन में है। सो वन हेड शुड हैव वन प्लान। तो सबको हमने क्या कर दिया है, एक्टिविटीज के बेस्ड पर हमने हेड बनाए और उनको एक प्लान दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, स्केलर चेन। स्केलर चेन बात करता है, इट इज द चेन ऑफ कमांड और यू कैन से इट इज द चेन ऑफ कम्युनिकेशन, जो ये बताता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से बातचीत की जाएगी बेसिकली। तो यहाँ पर ये जो स्केलर चेन है ये इस तरीके से काम करता है कि आप ऊपर देख सकते हैं कि सबसे पहले ए है हमारे पास। अगर सपोज करो ए को बात करनी है सी से, तो पहले वो बी से बात करेगा, बी सी से बात करेगा, और इसी तरीके से रिवर्स भी ये चलेगा। सपोज करो सी को बात करनी है ई से, तो वो पहले बी से बात करेगा, बी ए से बात करेगा, ए ई से बात करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जाती है। बट क्या हमेशा ऐसे काम होता है? देखो, काम तो हमेशा ऐसे होता है, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी एक शॉर्टेस्ट रूट निकल कर आता है, बट ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी, जिसे हम लोग बोलते हैं गैंग प्लैंक। ठीक है, क्या बोलते हैं? गैंग प्लैंक, विच इज द शॉर्टेस्ट रूट ऑफ कम्युनिकेशन ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन विच टू subordinates of the same level can interact with each other। सेम लेवल, दो सेम लेवल पर काम करने वाले लोग आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इमरजेंसी है, सपोज करो सी को ई से बात करनी है, तो गैंग प्लैंक का इस्तेमाल करते हुए सी एफ से बात कर सकते हैं और एफ ई तक उस कम्युनिकेशन को ट्रांसफर कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल यानी कि जहां पर बात की जा रही है कि भाई इस तरीके से एम्प्लॉय को धक्का मार के नहीं निकालना है, क्योंकि एम्प्लॉय को धक्के मार के निकालने का नुकसान सिर्फ एम्प्लॉय को नहीं हो रहा होता है, ऑर्गेनाइजेशन को भी हो रहा होता है। तो यहां पर बात की फ्योल साहब जी ने कि देखो, ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी व्यक्ति आपके यहाँ पर काम करने के लिए आता है तो उसको थोड़ा तो समय दो। भाई घर में जब नई नई बहू भी आती है ना, तुम सोचो एक ही दिन में वो घर की बागडोर संभाल ले, तो ऐसा नहीं होता। उसे तुम आराम देते हो, 10-15 दिन उसे दिखाते हो कि किस तरीके से तुम्हारे यहाँ पर काम होता है, तब जाकर वो भी काम करना शुरू करती है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एम्प्लॉयज के काम करने का जो टेन्योर है, जो टाइम पीरियड है, वो आप रीजनेबल प्रोवाइड करो ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को शो कर सके। क्योंकि अगर फ्रीक्वेंट टर्नओवर्स होंगे तो उससे ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट बढ़ेगी ऑफ द रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, ठीक है, और प्रोडक्टिविटी भी अफेक्ट करेगी। तो ये एम्प्लॉयज के टाइम, काम करने का जो टाइम पीरियड है उसके बारे में बात करता है कि उसको आप अपनी परफॉर्मेंस शो करने के लिए एक रीजनेबल टाइम पीरियड दीजिए। नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, यानी कि ये पैसों के बारे में बात करता है। और देखो, एक पर्सन पैसा दे रहा है तो दूसरे पर्सन पैसा ले रहा है, खुश दोनों होने चाहिए। तो यहां पर रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज बात करता है जस्ट एंड इक्विटेबल, यानी कि दोनों ही पार्टीज खुश हो। जिसकी जेब में पैसा आ रहा है वो भी उस पैसे को लेके खुश है, जिसकी जेब से पैसा जा रहा है वो भी उस पैसे को देकर खुश है। तो यहाँ पे जस्ट से मतलब है हमारा कि आप इतना रेम्यूनरेशन तो एटलीस्ट अपने एम्प्लॉय को दो कि वो अपना एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सके। प्लस हम यहाँ पर इक्विटेबल की अगर बात करें तो ये विद इन द कंपनी की पेइंग कैपेसिटी में आता हो, विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए कि कंपनी जितना पे कर सकती हो उसके ऊपर भी ये बर्डन नहीं होना चाहिए। तो इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल। नेक्स्ट, ऑर्डर। अब ये सबसे बड़ा ऐसा प्रिंसिपल है जिसको बच्चे मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं। ऑर्डर देखते ही हर एक बच्चा कह देता है दिस इज रिलेटेड टू इंस्ट्रक्शन, दिस इज रिलेटेड टू कमांड। नो, यहां पर ऑर्डर का मतलब बिल्कुल भी कमांड और इंस्ट्रक्शन से नहीं है। यहां ऑर्डर का मतलब है चीजों के अरेंजमेंट से, कि सभी चीज और सभी लोग अपनी अपनी जगह पर हों। ये उसके बारे में बात करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी फिजिकल रिसोर्सेज हैं वो सभी अपनी जगह पर होने चाहिए, जिसको हम मटेरियल ऑर्डर कहते हैं। और जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, जितना भी हमारा फिजिकल रिसोर्स है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो सभी लोग भी अपनी अपनी जगह पर होने चाहिए, जिसे हम सोशल ऑर्डर कहते हैं। जैसे आपके स्कूल में आपने देखा होगा कि आपके जो प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, उनके अपने अपने कैबिन अलॉटेड है उन्हें। आपके जो टीचर्स है उनका स्टाफ रूम अलॉटेड है, आपको अपने क्लासरूम अलॉटेड है। तो दिस इज सोशल ऑर्डर। और उसी के साथ आपने देखा होगा कि सपोज अगर आपको स्टेशनरी आइटम चाहिए, जैसे चौक, डस्टर, मार्कर चाहिए होता है, तो आपको पता होता है कि उस जगह पर जाकर आपको ये सामान मिलेगा। तो उन्होंने क्या कर रखा है, फिजिकल रिसोर्स को भी अरेंजमेंट करके रखा हुआ है। तो वो क्या कहलाता है, मटेरियल ऑर्डर।
इनिशिएटिव देखो, सब भीड़ थी, भीड़ में से एक बंदा निकला, आगे कदम बढ़ाया उसने। सो इनिशिएटिव का मतलब होता है टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन, खुद आगे बढ़कर आप काम कर रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल कहता है कि आप अपने एम्प्लॉयज से सजेशंस इनवाइट करो, उनको बोलो कि अगर उनके पास कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करने के लिए कोई सजेशन है तो वो दें, और अगर कोई अच्छा सजेशन निकल कर आता है तो कंपनी को उसे रिवॉर्ड करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको एक कीवर्ड ही बताया है, सजेशन। नेक्स्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अगर मैं इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो भैया भीड़ का साथ ही दिया जाता है कि अगर एक एम्प्लॉय खड़ा है एक जगह पर और एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा है तो किसका साथ दिया जाएगा? ऑब्वियसली पूरे ऑर्गेनाइजेशन का। जनरल इंटरेस्ट को यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाती है। बच्चे, सबऑर्डिनेशन का मतलब ही ये होता है सेकेंडरी। वो क्या कह रहे हैं? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, यानी कि एक अकेले व्यक्ति और उसके नीचे पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, जनरल इंटरेस्ट है, तो सबऑर्डिनेशन किसको दिया जा रहा है? इस इंडिविजुअल इंटरेस्ट को। जनरल इंटरेस्ट ऊपर आ जाता है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जब भी कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा दोनों इंटरेस्ट के बीच में तो प्रायोरिटी हमेशा जनरल इंटरेस्ट को दी जाएगी। क्यों? क्योंकि पूरे ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सारे लोग जुड़े हैं, हम उनको सेक्रीफाइस या कॉम्प्रोमाइज नहीं करा सकते एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल इंटरेस्ट की वजह से। कि एक एम्प्लॉय कहता है जी मुझे तो सैलरी इतनी चाहिए, बट कंपनी कहती है अगर आपको इतनी हम सैलरी देंगे तो हमें बाकी लोगों को कॉम्प्रोमाइज कराना पड़ेगा, तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम प्रायोरिटी देते हैं जनरल इंटरेस्ट को। नेक्स्ट, इक्विटी। अब इक्विटी का मतलब क्या है? वही इक्विटी इक्वल। क्या इक्विटी इक्वल है? जब हम बात करते हैं इक्विटी प्रिंसिपल की, तो इक्विटी प्रिंसिपल ये कहता है कि सबके साथ आप जब भी डील कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर अपनी डीलिंग में फेयर होना होता है। अब किसी भी एक जॉब पोजीशन है पे दो जॉब पोजीशन है जो सेम लेवल पर एग्जिस्ट करते हैं, सेम जॉब रोल्स हैं, तो वहाँ पे भी तो सेम होनी चाहिए ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक क्योंकि आपका फ्रेंड है तो आपने उसको ज़्यादा आपने अथॉरिटीज़ दे रखी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कम दी है, पे भी आप उसको ज़्यादा दिलवाते हो, तो ये गलत है। तो आपने देखा होगा कि एमएनसीज के अंदर अलग अलग नेशनैलिटी के लोग काम करते हैं, बट किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है उनके साथ ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कलर, रिलीजन, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, एस्पिरिट डी कॉर्प्स। अब एस्पिरिट डी कॉर्प्स क्या कहता है कि वो जो हमने बचपन में सुना था कि एकता में बल है, यूनिटी स्ट्रेंथ, क्या ये होता है एस्पिरिट डी कॉर्प्स? देखो, एस्पिरिट डी कॉर्प्स ना 3 चीज़ों के बारे में बात करता है, टीम स्पिरिट, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंगनेस। कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए ये 3 एलिमेंट जरूर प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे कि हम बात कर रहे हैं टीम स्पिरिट, बिना टीम के हम काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट द टीम वर्क। तो टीम स्पिरिट होना चाहिए कि अगर एक ग्रुप में हम लोग काम कर रहे हैं, किसी एक पर्सन की तबीयत खराब हो जाती है तो मैं ये नहीं सोचना कि यार ये तो इसका काम था, नहीं, हम सबको उसका काम भी आपस में बांट लेना चाहिए और टीम वर्क करते हुए अपना जो ग्रुप टारगेट है उसे अचीव करना चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, एक दूसरे पर विश्वास रखो, जब भी बात कर रहे हो तो एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते हुए बात करो कि हमने ये टारगेट अचीव, मैंने ये टारगेट अचीव नहीं किया, हमने अचीव किया है। आपको आई को रिप्लेस करना है वी से, ताकि एक एफिलिएशन की जो फीलिंग है वो भी डेवलप हो, एक अपनेपन का एहसास भी हो। ठीक है, तो ये थे हमारे 14 प्रिंसिपल जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट जो हम प्रिंसिपल यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो है टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जो हमारे FW टेलर थे वो थे मैकेनिकल इंजीनियर। ठीक है, उन्होंने हमें 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर दिए हैं और वो क्योंकि एक साइंटिस्ट थे तो उनकी जो अप्रोच रही इस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को डेवलप करने के लिए वो बिल्कुल ही साइंटिफिक थी, इसीलिए इनको साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी कहा जाता है। और टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है, जहाँ पर फेयोल को फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, उन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। यहाँ पे उन्होंने कहा कि देखो मैनेजमेंट को चलाना एक साइंस है, कोई रूल ऑफ थंब नहीं है कि हाँ तुम डोमिनेशन के साथ यहाँ पर काम कर सकते हो, अपना पर्सनल बायस्ड होकर यहाँ पर काम कर सकते हो, पर्सनली बायस्ड होकर, ऐसा नहीं होता यहाँ पे काम। यहाँ पर आप ये देखो कि देखो काम करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, आप बहुत सारे तरीकों से किसी भी काम को कर सकते हो, लेकिन आपको वो बेस्ट मेथड इवॉल्व करना है जो आपके टाइम, मनी, एफर्ट्स को सेव कर जाए। और कभी भी सोफिस्टिकेटेड वर्क से मत डरो। क्यों? क्योंकि जितना सोफिस्टिकेटेड आप वर्क करोगे आपको रिटर्न भी तो उतना ही मिलेगा। जितने ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी में मेहनत करोगे, स्ट्रगल करोगे, संघर्ष करोगे, अल्टीमेटली जो लास्ट में आपको आउटपुट मिलेगा ना वो बेस्ट होगा। ठीक है, जो आपने देखा भी होगा कि जो बहुत जल्दी यहाँ पर पहुँचते हैं ना बच्चे, वो बहुत जल्दी गिरते भी हैं, बट जो धीरे धीरे हर एक
चीज़ को समझते हुए, सोचते हुए, सीखते हुए चलते हैं ना, वही फिर ऊंचाइयों को पा पाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल हमारे टेलर साहब यही कह रहे थे कि देखो लॉजिकली हम यहाँ पर काम करेंगे, हम अपनी पास्ट मिस्टेक से भी यहाँ पर कुछ सीखेंगे और डेवलप करेंगे कि किस तरीके से आने वाली प्रॉब्लम्स को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। भाई देखो सबको साथ लेकर चलना है हमें यहाँ पर, ये नहीं कि हाँ अकेले अकेले हम लोग काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट सोच रहा है ये सब कुछ मैंने किया है, वर्कर सोच रहे हैं जी ये सब कुछ मैंने किया है, ऐसा नहीं होता है। दोनों को ये रियलाइज करना है कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। और यहाँ पर बात की जाती है मेंटल रिवॉल्यूशन की। मेंटल रिवॉल्यूशन मतलब कि दोनों को रियलाइज करना होगा एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को, तो उनके एटीट्यूड में चेंज आना चाहिए कि दोनों एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को समझें। थर्ड वन इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। आपको कॉपरेट करना है, कंपटीशन नहीं करना। एंड दिस प्रिंसिपल इज द एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, यानी कि उसके आगे की कुछ बात करता है, जैसे कि ये कहता है कि इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी को आप ज़्यादा अथॉरिटी दे रहे हो और किसको बिल्कुल भी आप अथॉरिटी नहीं दे रहे हो, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये कॉपरेशन के अंदर उन्होंने ये बोला कि देखो एक अकेले व्यक्ति को आप यहाँ पर मत बताइए कि हाँ ये यही सब कुछ है, हम सभी मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं और अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर रहे हैं। लास्ट, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज एंड हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। हर किसी का डेवलपमेंट हो, ईच एंड एवरी पर्सन, कहाँ तक? उसकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी तक, उसकी प्रॉस्पेरिटी को आपको इंक्रीज करना है। देखो ऑर्गेनाइजेशन और वर्कर दोनों ग्रो कब करेंगे? जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉय सिलेक्टेड होंगे वो साइंटिफिकली सिलेक्टेड होंगे। अब साइंटिफिकली कैसे सिलेक्टेड होंगे? भाई जिसको जो काम करना आता है अगर वही काम उसे करने के लिए दोगे तो वो उसको बेस्ट तरीके से कर सकता है। अब सर ने मुझे कहा कि मैडम आपको यहाँ पे आ जाके बिजनेस स्टडीज पढ़ानी है, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे बिजनेस स्टडीज पढ़ाना आता है, मैं उसी फील्ड से हूँ, मुझे इतने कुछ सालों का एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर। बट वहीं पे वो मुझे आके कहते हैं कि मैडम आपको ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, आपको हिस्ट्री पढ़ाना, आपको पॉल साइंस पढ़ाना है। तो मुझे लगता है कि मैं तो पढ़ा पाऊंगी नहीं, बहुत सीधी सी बात है। और अल्टीमेटली जो सर ने भी जो देखा होगा अब तक मेरे लिए वो सारा मैं जीरो कर दूंगी। क्यों? क्योंकि मेरी एफिशिएंसी ही नहीं है उसके अंदर, मेरी एक्सपर्टाइज ही नहीं है उसके अंदर, मुझे काम ही नहीं करना आता उस चीज़ के रिलेटेड। तो यहाँ पे वो यही कहना चाह रहे हैं कि जिसको जो काम करना आता है, जिसके स्किल्स जो स्किल्स हैं बेसिकली, वो उसके वर्क के साथ मैच करने चाहिए। ठीक है, तभी दोनों की प्रॉस्पेरिटी बढ़ सकती है। तो ये थे हमारे 4 प्रिंसिपल्स। अब टेलर साहब ने, क्योंकि भाई साइंटिस्ट आदमी थे तो ऐसे कैसे मान लेते वो, तो उन्होंने हमें यहाँ पे 7 टेक्निक्स भी दे डाली। तो यहाँ पर फ्योल जी ने 14 प्रिंसिपल दिए, तो इन्होंने साथ में प्रिंसिपल्स के साथ में टेक्निक भी दी। तो पहली टेक्निक है फंक्शनल फॉर्मेनशिप। फंक्शनल फॉर्मेनशिप यानी कि वर्कर से काम कराएंगे ऑन द बेसिस ऑफ सम फंक्शंस। तो यहाँ पर उन्होंने फंक्शंस के बेसिस पर काम को बांटा। कैसे? आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं डिवीजन ऑफ वर्क और फंक्शनल फॉर्मेनशिप, फ्योल का डिवीजन ऑफ वर्क और टेलर का फंक्शनल फॉर्मेनशिप रिजेंबल करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, बट ऑन दी अदर हैंड कहीं ना कहीं जो हमारा फंक्शनल फॉर्मेनशिप है वो फ्योल के यूनिटी ऑफ कमांड को वायलेट करता है। ठीक है, कैसे देखते हैं? यहाँ पे उन्होंने कहा कि काम को दो चीज़ों में बांटो, प्लानिंग एंड प्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने प्लानिंग फंक्शन के अंदर 4 स्पेशलिस्ट अपॉइंट किए और इसी तरीके से जो उनका एग्जीक्यूशन फंक्शन था, जो प्रोडक्शन फंक्शन था, उसके अंदर भी उन्होंने 4 अपने इंचार्जेस यानी कि 4 स्पेशलिस्ट अपॉइंट किए। तो टोटल 8 स्पेशलिस्ट हैं जो यहाँ पर काम करते हैं, जिनके अंडर वर्कर्स जो हैं वो वर्क करेंगे। अब इन सभी स्पेशलिस्ट का क्या काम होता है? सबसे पहले अगर मैं प्लानिंग इंचार्जेस की बात करूं तो उसमें सबसे पहला आता है हमारा कौन सा? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम होता है टू ड्राफ्ट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द वर्क, कि जब आप काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपके क्या बेसिकली इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए, आप कह सकते हो जॉब रोल्स होने चाहिए, तो वो सब चीज़ें वहाँ पर लिखी होती हैं। सेकेंड वन इज रूट क्लर्क। रूट क्लर्क स्पेसिफाई द रूट ऑफ योर वर्क। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको रास्ता बताने का काम करता है, नहीं, वो बताएगा बेसिकली कि आपके काम की डायरेक्शन क्या है, आप कौन से डिपार्टमेंट में हो बेसिकली, या क्या आपका वर्क प्रोफाइल रहेगा, वो आपको ये सब बताते हैं। थर्ड वन इज टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम होगा कि कितना हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम है उस पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करने का। साइड बाय साइड ये लोग बनाते हैं कॉस्ट शीट, यानी कि किसी भी काम को करने के लिए कितना कॉस्ट प्रोडक्शन होना चाहिए। उसके बाद जो 4th हमारे पास यहाँ पर इंचार्ज आता है वो होता है हमारा डिसिप्लिनेरियन, जो मेंटेन करेगा डिसिप्लिन अमंग द वर्कर्स।
नेक्स्ट पे प्रोडक्शन इंचार्जेस में भी हमारे पास 4 इंचार्जेस आते हैं। सबसे पहला होता है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का काम होता है टाइमली और एक्यूरेटली हमारा वर्क कंप्लीट हो जाए, टाइमली एंड एक्यूरेटली, यानी कि समय पर भी और जैसा हम चाहते थे वैसा ही। उसके बाद रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस का काम होता है कि जितने भी हमारे पास मशीन्स वगैरह हैं उनकी मेंटेनेंस करना, टाइम टू टाइम उनकी रिपेयरिंग करते रहना। गैंग बॉस। गैंग बॉस करता है कीप्स द मशीन एंड टूल्स रेडी फॉर द ऑपरेशन, यानी कि हमारी पूरी गैंग आएगी, हमारे वर्कर आएंगे और उनके आने से पहले सब कुछ सेट हो जाना चाहिए, ये इंश्योर करता है हमारा गैंग बॉस। और लास्ट में आता है हमारा इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर क्या करता है, वो मेंटेन करता है द क्वालिटी ऑफ द वर्क, कि जो हम सोच रहे थे, जो भी कुछ हमने यहाँ पर सोचा है, क्या वो वैसा हो पाया है या नहीं। ठीक है, तो ये 8 स्पेशलिस्ट होते हैं जो काम करते हैं वर्कर्स के ऊपर। नेक्स्ट, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। अब इस डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम को मैं डिफाइन करती हूँ जैसा काम वैसा दाम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम यूज किया जाता है टू आइडेंटिफाई द एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स, कि कौन से हमारे निकम्मे वर्कर्स हैं और कौन से हमारे जो कामकाजी वर्कर्स हैं, जो हमारे मेहनती वर्कर्स हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, वो अलग अलग वेज रेट डिफाइन करते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि जो भी पर्सन 100 यूनिट्स तक के टारगेट तक पहुंच जाएगा उसको हम 20 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से पैसा देंगे, और जो 100 से कम रह जाएंगे उनको 15 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। तो जो 100 के टारगेट को क्रॉस कर जाएगा उनका जो वेज रेट होगा वो 20 रुपीज पर यूनिट होगा, और जो 100 से बिलो रह जाएंगे वो 15 पर यूनिट के हिसाब से लेंगे। तो देखो यहाँ पे पता चल गया ना कि जिसने जितना काम किया होगा उसको उसी हिसाब से पैसा मिलेगा। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि यहां पर हर एक चीज का एक प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन दे दिया गया, यानी कि आप कह सकते हो एक बेंचमार्क सेट कर दिए गए हैं कि हमने कहा कि ये एक वर्कर दिन में जब 5 घंटे काम करता है तो 10 यूनिट बना देता है, स्टैंडर्ड सेट हो गया। एक मशीन जब 7 घंटे काम करती है तो 50 यूनिट बना देती है, तो एक स्टैंडर्ड सेट हो गया। जब हम 1 क्विंटल ऑफ रॉ मटेरियल खरीद के लेकर आते हैं तो उससे हमें 200 यूनिट्स प्रोड्यूस हो जाती हैं, तो ये एक स्टैंडर्ड हो गया। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि आप यहाँ पर एक्सीलेंस सेट कर रहे हो कि चाहे वो मैन है चाहे मशीन है, उनका एक्सीलेंस ऑफ वर्क क्या है। प्लस स्टैंडर्डाइजेशन को आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जैसे आपके पास ये कोई एक पर्टिकुलर पेन है, अब जब आप किसी दुकानदार के पास इस पेन को लेने के लिए गए होंगे तो उसके पास जरूरी थोड़ी एक ही यूनिट होगी, उसके पास इसका पूरा बॉक्स होगा। अब उस बॉक्स में से आप कोई सा भी पिक कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि सभी चीजें सेम स्टैंडर्ड की होंगी। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन सेट करता है द इंटरचेंज एबिलिटी बिटवीन द पार्ट्स, कि आप क्या कर सकते हैं, एक को दूसरे से इंटरचेंज भी कर सकते हैं और कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन बात करता है कि एलिमिनेट कर दो, जो एक्स्ट्रा सुपरफ्लश वैरायटीज आपने ऐड कर रखे उसको हटा दो। तुम कह रहे हो ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, हो कुछ नहीं पा रहा है फिर, तो इसको हटाओ। आप जिस भी सेगमेंट में एंटर कर रहे हो उसमें बेस्ट करो। कि सपोज कोई कंपनी है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है, स्किन केयर में भी है, फुटवेयर में भी है, वो रियल एस्टेट में भी है, बट क्या हो रहा है कि इतना सब कुछ होने की वजह से एक सेगमेंट आपका ऐसा है, सपोज करो इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसमें आपको इनफ रेवेन्यू नहीं अर्न कर पा रहे, आप नहीं सर्वाइव कर पा रहे हो, बट आपको रिसोर्स तो वहां भी लगाना पड़ रहा है ना, आप बिजी हो रहे हो उसके अंदर भी। तो एक काम करो ना, बंद कर दो उसको, आप उसको बंद करके अपना वही रिसोर्स कहीं और दूसरे सेगमेंट्स में लगाओ। तो इसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन, कि जो बेकार की आपकी वैरायटीज आपने ऐड कर रखी है उसको आप हटा दो। नेक्स्ट, मैथड स्टडी। मैथड स्टडी बात करता है कि किसी भी काम को करने के, वही बात कि बहुत सारे मैथड हो सकते हैं, हमें तो बेस्ट मैथड चूज करना है और सिलेक्शन करना है। जैसे कि अगर आपको ट्रेनिंग देनी है डिफरेंट लेवल्स पे काम करने वाले अपने मैनेजर्स को, तो उनके लिए आप कौन सा मैथड चूज करोगे। जैसे कि मुझे मिडिल लेवल को अगर ट्रेनिंग देनी है या ऑपरेशनल लेवल को ट्रेनिंग देनी है, तो मिडिल लेवल मैनेजर्स को ट्रेनिंग के लिए 2 तरीके मेरे पास, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब का मतलब होता है काम करते करते सीखना, ऑफ द जॉब का मतलब होता है काम करने से पहले सीख लेना। तो मिडिल लेवल के लिए ऑफ द जॉब ट्रेनिंग यूज किया जाता है, वहीं पे ऑपरेशनल लेवल के लोगों के लिए ऑन द जॉब यूज किया जाता है। तो एक के लिए ऑफ द जॉब, एक के लिए ऑन द जॉब। तो आपने सिलेक्ट किया ना अलग अलग मेथड, तो मेथड स्टडी इसी के बारे में बात करता है। मोशन स्टडी। अब मोशन स्टडी बात करता है कि जब भी आप काम करते हो तो बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं आपके। कैसे मूवमेंट्स? जैसे कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो मुझे यहाँ पर किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, मैं उसको पहले से ही लेकर यहाँ पर खड़ी हूँ आपके सामने कि अगर मुझे इसकी ज़रूरत है तो ये भी मेरे पास है, इसकी ज़रूरत है तो ये भी मेरे पास है। मुझे अभी एक पेन चाहिए था तो पेन भी मैंने पहले से अपने पास लेकर रखा हुआ था, ताकि मैं जितने भी बिना मतलब के मूवमेंट्स जैसे मेरा टाइम वेस्ट हो सकता है तो उसको मैं एलिमिनेट कर सकूँ। तो मोशन स्टडी डिफरेंट मूवमेंट्स को स्टडी करता है कि किस तरीके से कोई भी एक वर्कर
किसी सामान को उठाता है, रखता है, कितनी बार उठाकर उसको वापस रखता है, कितनी बार उठता है, कितनी बार बैठता है। तो बेसिकली वो सारे मोशंस यहाँ पर स्टडी किए जाते हैं और अगर कोई अननेसेसरी मूवमेंट है तो उसको रिप्लेस किया जाता है, तो उसको एलिमिनेट किया जाता है। नेक्स्ट, टाइम स्टडी। टाइम स्टडी बताता है कि किसी भी एक काम को करने के लिए ऑन एन एवरेज एक स्टैंडर्ड टाइम क्या होना चाहिए। ये सिर्फ इसका मीनिंग है टाइम स्टडी का कि ये टाइम बताएगा किसी भी काम को करने के लिए, बट इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत जरूरी है, जो बच्चे कई बार नहीं पढ़कर जाते हैं। टाइम स्टडी का ऑब्जेक्टिव होता है कि ताकि हमें ये पता चल सके टाइम पता लगाने के बाद कि कितने नंबर ऑफ वर्कर्स की जरूरत है अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए। वर्कर्स का पता चलेगा तो हम ये डिजाइन कर पाएंगे कि कितनी लेबर कॉस्ट लगेगी, क्या इंसेंटिव प्लान्स हम लोगों को उनके लिए रखने हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव होता है टाइम स्टडी का। लास्ट, फैटीग स्टडी, थकान। हम लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं ना, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हुए लोग कितनी जल्दी जल्दी थक जाते हैं, यानी कि कितने नंबर और कितना अमाउंट ऑफ रेस्ट इंटरवल हमें देना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले वर्कर्स को, उस चीज़ की स्टडी करते हैं हम फैटीग स्टडी के अंदर। बट क्या थकान का कारण सिर्फ लॉन्ग वर्किंग आवर्स होता है क्या? नहीं, थकान के और भी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि जिस जगह पर आप काम करते हो अगर वो इन्वायरमेंट सही नहीं है तो, या फिर आपकी बनती ही नहीं है अपने सुपीरियर से, अपने सबऑर्डिनेट से या अपने कुलीग से, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आपकी एफिशिएंसी, आपकी जो कैपेसिटी है, आपका जो स्टैमिना है वो अफेक्ट होता है। तो ये भी थकान के कारण होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2, जहाँ पर हमने फ्योल और टेलर को फोकस करते हुए देखा कि ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम किया जाता है। तो बच्चों 2 चैप्टर तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और मैंने आपको बहुत डिटेल में यहाँ पर दोनों चैप्टर्स को पढ़ा दिया है। ऐसा नहीं कि जस्ट काम चलाओ के लिए फटाफट पढ़ाया है, बहुत डिटेल में आपको एक एक चीज़ समझाई है जो आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप बस इस चीज़ को माइंड में लेकर चलो कि ये बस आखिरी बार हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये जो रिवीजन है इसके बाद हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी रिवाइज करने की, हमें जस्ट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना होगा। तो बहुत ही डिटेल में हमारा मैराथन चल रहा है, जस्ट ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है 10 मिनट में चीज़ों को पढ़ाओ और ख़त्म करो, ऐसा भी नहीं करना है। आपको अगर केस स्टडी सॉल्व करनी होती है तो उसके लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी होती है। तो चलो बच्चों अब अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं, विच इज़ चैप्टर नंबर 3, बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? अब जैसे एनवायरनमेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो एनवायरनमेंट का मतलब आप लोग क्या समझते हो अब तक कि ये जो बाहरी एनवायरनमेंट है, अगर धूप है तो वो आपको अफेक्ट कर रही है, बारिश हो रही है तो वो भी आपको अफेक्ट कर रही है। तो जब धूप होती है तो उसके लिए भी आप खुद को प्रिपेयर करते हो, बारिश हो रही होती है तो उसके लिए भी तो खुद को प्रिपेयर करते हो ना। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो मौसम है ये आपको अफेक्ट करता है। इसी तरीके से हमारा एक बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, कुछ ऐसे फोर्सेज होते हैं, कुछ एक ऐसे एलिमेंट होते हैं जो हमारी बिजनेस परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। जैसे हम अकेले थे मार्केट में राजा और काम कर रहे थे, लेकिन अचानक से एक और कॉम्पिटिटर आता है, हमारे जैसे प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना शुरू कर देता है। तो क्या ये आपकी बिजनेस परफॉर्मेंस को अफेक्ट नहीं करेगा? आप किसी एक टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे थे, अचानक से नई टेक्नोलॉजी आ गई, फिर से आपकी परफॉर्मेंस अफेक्ट हुई। गवर्नमेंट ने आपके बिजनेस के अंदर यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये भी तो आपके बिजनेस परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा। सो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि वो सारे एक्सटर्नल फोर्सेस विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट दैट में अफेक्ट अ बिजनेस परफॉर्मेंस, लेकिन उसका पूरा असर हो सकता है हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस पे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमें पढ़ने होंगे वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जहां पर जो मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई आप वही यहाँ पर याद कर सकते हो। तो सबसे पहला हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है टोटालिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, कि बिजनेस एनवायरनमेंट किसी एक चीज से नहीं बना, यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, वो बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्सेज हैं जो कहीं ना कहीं हमारी बिजनेस परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हैं, बट वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो सेकंड है हमारा वो नाम है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस का मतलब होता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो हमारी बिजनेस परफॉर्मेंस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं हमारी डे टू डे वर्किंग में। जैसे कि कस्टमर का 10 से 1000 होना और 1000 से 10 होना, एकदम इंपैक्ट पड़ेगा। आपका सप्लायर मना कर देता है आपको रॉ मटेरियल देने से या महंगा कर देता है, आपको अब इंपैक्ट होगा आपकी बिजनेस परफॉर्मेंस पे। तो कुछ हमारे स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं जैसे कि कस्टमर, इन्वेस्टर, कंपटीटर, फाइनेंसर्स। साथ ही में आ जाते हैं जनरल फोर्सेस। जनरल फोर्सेस जो ओवरऑल सभी तरीके के बिजनेसेस को अफेक्ट करेंगे उस पर्टिकुलर फील्ड के। ठीक है, तो जनरल फोर्सेस में बेसिकली हमारे डायमेंशंस आते हैं, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल और टेक्नोलॉजिकल, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। ये इनडायरेक्टली हमारी बिजनेस परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं।
थर्ड वन इज इंटर रिलेटेडनेस। जितने भी हमारे बिजनेस हैं, जितने भी हमारे ये एलिमेंट्स है बिजनेस एनवायरनमेंट की, इंटर रिलेटेड है, यानी कि एक के अंदर कुछ चेंजेस आएगा तो उसका दूसरे के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होती है, अवेयरनेस बढ़ती है, लोगों के अंदर हेल्थ कॉन्शियसनेस आती है, तो उसकी वजह से बहुत सारे प्रोडक्ट्स जैसे कि डाइट कोक, ऑलिव ऑयल, इन सभी हेल्थ प्रोडक्ट्स की डिमांड इमीडिएटली बढ़ने लग जाती है। तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अवेयरनेस आना हेल्थ कॉन्शियसनेस के लिए, ये सोशल एनवायरनमेंट होता है। वहीं पे चीज़ों की डिमांड का बढ़ जाना इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है। नेक्स्ट, डायनामिक नेचर। यस, बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक। हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते रहते हैं, तो बिजनेस एनवायरनमेंट पूरी तरीके से क्या है, चेंज होता रहता है। सिर्फ टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट्स की ही हम यहाँ पे बात नहीं करते, कस्टमर की प्रेफरेंस भी है, उसकी डिमांड भी है, नए कॉम्पिटिटर्स का मार्केट में आ जाना भी है। अनसर्टेनिटी, डायनामिक के बाद बात आती है अनसर्टेनिटी की। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कुछ ऐसी फ्यूचर हैपनिंग्स हो सकती हैं जिसके बारे में हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर कुछ चेंज आया, उसका हमारे सोशल एनवायरनमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, या सोशल का चेंज हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस लेकर आएगा। ये थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है कि नई कंपनीज आई और उसकी वजह से हमारे कुछ एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स की जो प्राइसेस है वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अनसर्टेनिटी को शो करती हैं। कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स से डिफिकल्ट है, इसको एक साथ पढ़ना डिफिकल्ट है, इसको पार्ट्स में ही डिवाइड करके पढ़ना चाहिए। तो इसी वजह से हमने डायमेंशंस यहाँ पर क्रिएट किए हैं। अब जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है कि जीएसटी 15% से अगर इंक्रीज होता है तो दैट विल इंक्रीज द रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू को इंक्रीज करेगा, विच विल हेल्प द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द सोशल बीइंग ऑफ द पीपल। अब यही पैसा जब गवर्नमेंट के पास आएगा तो वो समाज के भले के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे शायद। चलिए, नेक्स्ट इज रिलेटिविटी। अब रिलेटिविटी का मतलब क्या है, रिलेशन, है ना। जैसे हम कहते हैं ना ये हमारा रिलेटिव है, क्यों रिलेटिव है, क्योंकि वो आपसे कहीं ना कहीं जुड़ा है। किस तरीके से जुड़ा है, वो आपके रिश्ते हैं। तो इसी तरीके से जब हम रिलेटिविटी की बात करते हैं तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो रिलेट करता है कुछ चीज़ों से। जैसे कि किसी चीज़ की डिमांड इंडिया में तो है बट उसी चीज़ की डिमांड किसी और कंट्री में नहीं है, तो ये रिलेटिविटी है। क्यों, क्योंकि हर जगह का जो इन्वायरमेंट है वो अलग है, हर जगह का हो सकता है, देखो कल्चर भी अलग होता है, तो कल्चर के अकॉर्डिंग भी चीज़ों की जो डिमांड होती है वो इंक्रीज और डिक्रीज होती है। तो जैसे कि यहाँ पर बोला गया कि बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर होता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री। जैसे कि चाइना में द इलेक्ट्रिसिटी टू द इंडस्ट्री इज प्रोवाइडेड एट द चीपर रेट एज कंजप्शन इंक्रीजेज एंड हैंस इट लीड्स टू मास प्रोडक्शन, whereas in India it is otherwise higher consumption of electricity leads to costly electricity which results in the lower production and higher cost of production। वही बात हो गई कि इंडिया के अंदर जो काम हो रहा है उसी का अपोजिट चाइना के अंदर हो रहा है, तो ये डिफर करता है। ठीक है, अब हमारे पास आते हैं कुछ डायमेंशन, जिसमें पहला डायमेंशन है हमारे पास इकोनॉमिक डायमेंशन, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ये डायमेंशन के नाम से भी आ सकता है, कंपोनेंट के नाम से भी आ सकता है, इसको एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को अगर आपको पहचानना हो तो इट इज रिलेटेड टू द इकोनॉमी, यानी कि कोई भी अगर आपको ऐसा एलिमेंट दिख रहा है जो आपकी इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहा है उसे आप इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में काउंट करेंगे। जैसे कि इंटरेस्ट रेट, प्राइस, इनकम, द रेट ऑफ ग्रोथ। मैं कहूँ कि बैंक ने होम लोन सस्ते कर दिए, तो होम लोन सस्ते करने की वजह से क्या होगा कि ओवरऑल जो लोग पहले अफोर्ड नहीं कर सकते थे उस लोन को लेना, एक तो वो लोन लेना शुरू करेंगे, तो आपके यहाँ पर होम लोन की डिमांड बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन कंपनीज जो हैं उनको भी फायदा होगा, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अब घर बनाने पड़ेंगे लोगों के लिए। तो ये है आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट। नेक्स्ट, सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट इज रिलेटेड टू द सोसाइटी, जिसमें आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बर्थ रेट, डेथ रेट, क्वालिटी ऑफ लाइफ, पॉपुलेशन शिफ्ट्स, फैमिली हैबिट्स, ट्रेडिशन, वैल्यूज, एजुकेशन, लिटरेसी रेट, इसको काउंट करते हो कि भाई जितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे हमारे देश में उतना ही हमारे देश का विकास होगा, उतना ही उसकी ग्रोथ होगी। बहुत सारे ऐसा होता है कि फेस्टिवल्स के टाइम पे बहुत सारे बिजनेसेस के कुछ प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाती है, जैसे दिवाली आती है तो मिठाइयों की, गिफ्ट्स की, कपड़ों की डिमांड अचानक से बढ़ने लग जाती है। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। यहाँ पर बात होती है न्यू मैथड्स, टेक्निक्स, न्यू वेज ऑफ प्रोडक्शन, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशंस की। दीज आर द कीवर्ड्स टू आइडेंटिफाई द डायमेंशन। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, हर साल इस टॉपिक से केस स्टडी आती है। ठीक है, तो आप इन कीवर्ड्स को बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि जब भी आपको क्वेश्चन में कोई डिस्कवरी ऑफ सम प्रोडक्ट दिख रहा हो, कोई भी आपको इन्वेंशन दिख रही हो, कोई भी आपको इनोवेशन दिख रही हो, तो दैट मीन्स वो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। नेक्स्ट,
आते हैं हम लोग लीगल इन्वायरमेंट पे। लीगल इन्वायरमेंट के अंदर होता है कि जितने भी हमारी अलग अलग लेवल्स की गवर्नमेंट होती है, चाहे वो स्टेट, सेंट्रल या लोकल गवर्नमेंट्स है, उनका कोई जजमेंट है, उनका कोई डिसीजन है जिसको हम लोग यहाँ पर फॉलो करते हैं। बहुत सारे जो एक्ट्स पास किए जाते हैं वो सभी चीज़ें लीगल इन्वायरमेंट का पार्ट है। जैसे कि हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये क्या है, ये लीगल इन्वायरमेंट का पार्ट है। जैसे कि यहाँ पर बोला गया कि एक स्टैट्यूटरी वार्निंग हमें देनी होती है सिगरेट या टोबैको के जो भी पैकेट्स होते हैं उसके ऊपर, दैट सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। तो यहाँ पर ये क्या है, ये लीगल इन्वायरमेंट का पार्ट है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में हम लोग बात करते हैं अपनी गवर्नमेंट पॉलिसीज की, इलेक्टेड गवर्नमेंट डिसीजन की, पॉलिटिकल कंडीशन की या एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट की। जैसे कि हम लोग लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। तो 1991 से पहले जब ये नहीं थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तो हमारी इकोनॉमी को भी एक रिजिड इकोनॉमी कहा जाता था, क्योंकि अलाउड नहीं था इतना ज़्यादा फ्री एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करना। बट आफ्टर 1991 हमारी इकोनॉमी एक ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट हुई, ग्लोबलाइजेशन आया, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का जो एटीट्यूड था टुवर्ड्स द बिजनेस वो क्या हुआ, वो पॉजिटिव हुआ। प्लस यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी की बात की जाती है कि कोई ऐसा देश है जहाँ की कंडीशन स्टेबल नहीं है तो वहाँ पर इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, बट कोई एक ऐसा देश है जहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो वहाँ पर हर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा। तो ये हमारे डायमेंशंस हो गए। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सबसे पहले इंपॉर्टेंस है, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, यानी कि सबसे पहले देख लो कि भैया क्या है अपॉर्चुनिटी मार्केट में आके और फटाफट से उसको ग्रास्प कर लो। अब अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड विच विल इंप्रूव अ बिजनेस परफॉर्मेंस, यानी कि वो फायदे का सौदा जिसको तुमने पहचान लिया तो तुम मार्केट में लीडर बन जाओगे। जिसका एग्जांपल आपकी बुक में मारुति उद्योग का दिया गया था कि भाई मारुति उद्योग वो पहली कंपनी थी जिसने ये देखा कि इंडिया के अंदर हमें स्मॉल कार्स लॉन्च करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर मिडिल क्लास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। सेकेंड वन इज आइडेंटिफाइंग द थ्रेट एंड गिविंग द अर्ली वार्निंग सिग्नल, यानी कि खतरे की घंटी बजाता है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। आप टाइम टू टाइम अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को मॉनिटर कर रहे हो तो तुम्हें पता चल सकेगा कि क्या खतरा है जो आने वाला है बिजनेस के लिए और आपको एक सिग्नल मिलेगा जिसके लिए आप खुद को प्रिपेयर करोगे। तो थ्रेट्स आर द नेगेटिव एक्सटर्नल ट्रेंड दैट विल हिंडर अ बिजनेस परफॉर्मेंस और दैट विल रूइन अ बिजनेस परफॉर्मेंस, जो आपके बिजनेस परफॉर्मेंस को खराब कर सकता है। जैसे कि तुम्हें दिख रहा है कि नए लोग मार्केट में एंटर करने हैं तो होशियार हो जाओ। टैप्स द यूजफुल रिसोर्सेज, यहाँ आपको रिसोर्सेज भी मिलते हैं। बिजनेस को चलाने के लिए रिसोर्सेज चाहिए ना, चाहे फिजिकल, ह्यूमन, फाइनेंशियल, किसी भी तरीके के रिसोर्सेज हो, तो बिजनेस एनवायरनमेंट वो आपको सारे रिसोर्सेज देता है। कॉप्स विद द रैपिड चेंजेस, यानी कि आपको क्या करना है भाई, चेंजेस के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। तुम सोचो कि चेंजेस तो बढ़ते जा रहे हैं, हम पीछे रहेंगे, ठीक है हमें नहीं चलना इनके साथ, तो तुम पीछे ही रह जाओगे, भीड़ में पीछे ही रह जाओगे, तुम्हें कोई नहीं देखेगा यहाँ पे। तो जैसे ही इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है भाई बदलो खुद को। तो टाइम टू टाइम बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करो कि नई टेक्नोलॉजी आ रही है, अडेप्ट करो उसको, उसके साथ खुद को बदलो। कस्टमर का प्रेफरेंस चेंज हो गया, अब कस्टमर नहीं चाहता, पहले उसको ये पसंद आ रहा था उसको ये पसंद नहीं आ रहा, तो बदल दो प्रोडक्ट को। तो आपको ये देखना है कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसके साथ आपको अपने बिजनेस को चलाना है। असिस्टेंट प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, बिजनेस एनवायरनमेंट आपको अपॉर्चुनिटी भी दिखा रहा है, आपको थ्रेट भी दिखा रहा है, तो उसी के बेसिस पर जब आपको अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं तो आप प्लान करोगे कि यार किस तरीके से इस अपॉर्चुनिटी को हमें हासिल करना है, हमें कैसे मार्केट में लीडर बनना है। और जब थ्रेट दिखेंगे तो तुम पॉलिसीज बनाओगे कि भैया स्ट्रैटेजीज डेवलप करो, पॉलिसी बनाओ कि कैसे इस खतरे से निपटा जा सकता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट आपकी मदद करता है। इट इंप्रूव्स द बिजनेस परफॉर्मेंस, एक वो पर्सन जो टाइम टू टाइम अपने आप को बदल रहा है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी कर रहा है, हर दिन वो एक नया चेंज लेकर आता है, तो ऑब्वियसली उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी रादर देन अ पर्सन जो बस मस्त अपने कंफर्ट जोन में बैठा है कि ठीक है मैं तो ऐसे ही काम करूंगा, जो मार्केट में हो रहा है वो होता रहे, तो उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होगी। तो इसीलिए आपको बिजनेस एनवायरनमेंट को टाइम टू टाइम आपको स्टडी करना है ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सको। लास्ट में बहुत एक छोटा सा हमारा कॉन्सेप्ट आता है डीमोनेटाइजेशन। तो डीमोनेटाइजेशन की एक तो आपको डेट याद रखनी है कि कब हुआ डीमोनेटाइजेशन, 8 नवंबर 2016 को, जहां पर हमारे जो हाईएस्ट डिनोमिनेशन करेंसी थी लाइक योर 500 रुपी नोट और ये 1000 रुपी नोट, उसको नॉन लीगल टेंडर डिक्लेयर कर दिया गया, जहां पर 500 के तो न्यू नोट्स प्रिंट हुए और 1000 रुपीज़ का जो नोट था हमारा वो बिल्कुल ही नॉन लीगल टेंडर डिक्लेयर कर दिया गया था। फीचर्स क्या है, क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, ताकि हम टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर यानी कि
हम लोग यहाँ पर अपने टैक्स का जो सिस्टम है उसके अंदर कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पर एक यूनिफॉर्मिटी लेकर आने चाहते थे, क्योंकि टैक्स इवेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो उन सभी चीज़ों से हम लोगों को खुद को बचाना था। जो ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और जो भी यहाँ पर नकली नोट छापे जा रहे थे, तो ये सब चीज़ें हमें ख़त्म करनी थी। नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ टैक्स इवेशन, अब टैक्स की चोरी नहीं होगी। हाई डिनोमिनेशन के नोट्स को नॉन लीगल टेंडर यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया, बैंक में ही जमा करने थे तुम्हें पैसे भी। तो यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारे लोगों की ब्लैक मनी निकलकर सामने आई। चैनलाइज करना चाहते थे सेविंग्स को फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर में। भाई तुम पैसा अपने घर में अपनी तिजोरियों में दबा के बैठे हो, क्योंकि वो तुम्हारा 2 नंबर का पैसा है, व्हाइट मनी तो नहीं है, ब्लैक मनी है। ब्लैक मनी लोग घर में ही तो छुपा के रखते हैं। तो जब वो पैसा हमने लोगों के घरों से निकाला, वो हमारे बैंकिंग सिस्टम में इंट्रोड्यूस हुआ, तो अल्टीमेटली हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में आया। अब हमारे पूरी इकोनॉमी के अंदर पैसा जब सर्कुलेट होगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारे कंट्री का डेवलपमेंट होगा। क्रिएट अ कैश लाइट इकोनॉमी, पहले देखते थे क्या, जो गली में खड़ा हुआ जो एक गोलगप्पे वाला था, वो जब गोलगप्पे बेचता था तो उसके पास नहीं लगा होता था आपका QR कोड कि हाँ भैया स्कैन करके पेमेंट कर दो, आपको उनको कैश में पे करना पड़ता था। लेकिन आजकल आप देख रहे हो ना कि सभी लोग आजकल ऑनलाइन पेमेंट मोड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो कैशलेस इकोनॉमी की तरफ हम लोग यहाँ पर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, लेकिन एग्जाम के अंदर 5 मार्क्स तक ये पूछा जा सकता है। सो चलिए बच्चों, लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट चैप्टर ऑफ टुडेज मैराथन, विच इज प्लानिंग। और जब हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर अपने कंप्लीट किए तो बच्चों आप लोगों ने 16 मार्क्स तक की अपनी तैयारी कर ली है। 16 मार्क्स के हमारे आते हैं इन टोटल चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कि वो जो हमारे 5 फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, उसमें जो सबसे पहला फंक्शन होता है वो होता है प्लानिंग। तो थोड़ा सा चैन की सांस ले लो अब, क्योंकि अब तुम काफ़ी हद तक कुछ पढ़ चुके हो। अब तुम्हें लगने लगा होगा कि ठीक है, हमने अपने बिजनेस स्टडीज़ की तैयारी अब शुरू कर ली है। और बच्चे, अगर आप लोगों ने इस मैराथन को बहुत अच्छे से देख लिया ना, तो भले ही आपने पूरे साल भी कुछ नहीं किया होगा, तो आज के दिन ये मैराथन आपको पूरे साल का आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। बस आपकी थोड़ी सी मेहनत है कि अब आपको पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे डिसिप्लिन्ड होके आपको ये सारे मैराथन्स आपको अटेंड करने हैं। और फिर जो आपको मैराथन के बाद क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको उन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सो बच्चों, अब जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है प्लानिंग, तो देन नाउ व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग इज ऑल अबाउट सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, कि भाई पूरे साल हम लोगों को काम करना है, तो उस काम को करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले प्लान करना है। जैसे कि आप लोगों का 22 फरवरी को ये एग्जाम आने वाला है, और हमारा और सर का यही था कि हम लोगों को इन 5 दिन को इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि हमारा बच्चा बिल्कुल भी निराश होकर एग्जामिनेशन हॉल से बाहर ना निकले। तो उसके लिए हम लोग बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे, और आज हम उस प्लानिंग के ऊपर वर्क कर रहे हैं। सो प्लानिंग हमेशा क्या होती है, थिंकिंग इन एडवांस, कि पहले से ही हम लोगों को सोचना है कि हमें क्या करना है। आज हम यहाँ पर हैं, मैराथन स्टार्ट होने से पहले हो सकता है हम 0 पे थे, 10 पे थे, 20 पे थे, बट मैराथन के एंड हो जाने के बाद हम 100 में से 100 पर हैं। वो जो 80 मार्क का जो हमारा पेपर है, 20 में से 20 तो तुम ले चुके होगे प्रैक्टिकल में, वो जो 80 में से 80 हैं, अब वो हमारे पूरे आएंगे। सो वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। ये हमारी प्रेजेंट कंडीशन में हमें हमारी फ्यूचर कंडीशन को देखने में मदद करता है कि आज थोड़े से दुखी थे, लेकिन जब पेपर देकर आए पूरी तैयारी करके, तो हम बहुत ही खुशी खुशी एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकले। सो दिस इज प्लानिंग। ठीक है, तो अब इस प्लानिंग के अंदर हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं फीचर्स। इसके जो फीचर्स हैं वो आपको पूरी तरीके से एक डिटेल दे देंगे कि प्लानिंग क्या होता है। तो सबसे पहले प्लान क्यों कर रहे हो, बिकॉज यू हैव सम ऑब्जेक्टिव्स टू अचीव। सो प्लानिंग ऑलवेज फोकसेस ऑन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स, कि भाई आप प्लान कर ही इसीलिए रहे हो क्योंकि आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स है जो आपको पूरे करने हैं। आपका सपना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, आपके माइंड में है कोई ड्रीम कॉलेज, तो आप उसके लिए आज प्लान कर रहे हो ना, ताकि आप अपने उस ड्रीम को पूरा कर सको। आप आज अपनी कंपनी में सोचना चाहते हो कि आने वाले 3 साल में हमें 80% मार्केट शेयर को कैप्चर करना है, तो आपका एक ऑब्जेक्टिव है जिसको अचीव करने के लिए आप करोगे प्लान। नंबर 2 इज परवेसिव। प्लानिंग हर जगह ज़रूरी है, हर एक एक्टिविटी में ज़रूरी है। आप जब भी कोई काम करोगे वो विदाउट प्लानिंग हो ही नहीं सकता। आप छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ देखो, छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, कैसा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह पर जो प्लानिंग है वो वर्क करती है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग के अंदर क्या होता है,
डिसीजन लिया जाता है। अब देखो, आपने प्लान किया कि आपको 95 प्लस स्कोर करना है, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब आप इसको कैसे अचीव करोगे, उसके लिए आप कुछ अजम्पशंस बनाओगे, आपके सामने बहुत सारे रास्ते होंगे कि यार कैसे 95 प्लस लेकर आया जाए, कि हम लोगों को डे टू डे अपनी मैराथन्स को अटेंड करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, या कोई और रास्ता निकाले, कोई शॉर्टकट निकाले। तो यहाँ आपके सामने बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होंगे। आप उन ऑल्टरनेटिव्स का पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट देखोगे कि इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, फिर आप बेस्ट वाले ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करोगे। तो जहाँ सिलेक्शन आ गया ना बच्चे, वही तो डिसीजन है। तो प्लानिंग ऑलवेज इन्वॉल्व्स द डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैं तो प्लानिंग को कुछ इस तरीके से कहती हूँ कि प्लानिंग क्या है कि रेल का वो आगे का जो इंजन होता है ना, ये वही है। बिना इसके बाकी सारे वो जो रेल के डिब्बे होते हैं वो नहीं चल पाएंगे ना। तो ऐसी बिना प्लानिंग के आपको क्या अथॉरिटी डिजाइन करना है, क्या स्टाफ रखना है, क्या उनसे परफॉर्म कराना है और क्या ही कंट्रोल करना है। तो अगर प्लानिंग ही नहीं है तो बाकी सारे फंक्शंस भी नहीं है। तो इसीलिए बोला गया प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज मेंटल एक्सरसाइज। भाई सोचोगे तभी ना, जब इसका इस्तेमाल करोगे। प्लान भी तो तभी होगा ना जब आपकी मेंटल एक्टिविटी होगी। तो प्लानिंग आपकी इंटेलेक्चुअल पावर का इस्तेमाल करता है, आपको साउंड जजमेंट लेना है, यहाँ पे डिसीजन लेना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थिंकिंग वर्क इन्वॉल्व है। सो यस, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। फ्यूचरिस्टिक है। आप आज प्लान कर रहे हो किस चीज़ के लिए? फ्यूचर के लिए ना। प्लानिंग अलग अलग तरीके की हो सकती है। आप अपनी स्टडी के लिए प्लान करते हो, फैमिली के लिए प्लान करते हो, बट ये सब कब होना है? फ्यूचर में होना है। तो प्लानिंग आपकी मदद करता है टू पीप इनटू द फ्यूचर। आप फ्यूचर में झांक के देख सकते हो कि कल को जब 95 प्लस मार्क्स आएंगे तो आपका अलग ही एक वो होगा कि सब रिलेटिव्स पूछ रहे हैं कि हाँ बेटा कितने नंबर आप बता रहे हो, अरे 95 प्लस मार्क्स आ चुके हैं। तो एक अलग ही आपकी एक फीलिंग होगी ना। तो वो फीलिंग आप अभी इंजॉय कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो? प्लानिंग आपकी मदद कर रहा है कि ये अगर काम आपने कर लिया तो फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा। उसके बाद कंटिन्यूस प्लानिंग चलता रहता है लगातार। एक एक्टिविटी के लिए आपने प्लान किया, वो खत्म हो गया, फिर दूसरी एक्टिविटी के लिए आप फिर से प्लान कर रहे हो, फिर तीसरी एक्टिविटी के लिए आप फिर से प्लान कर रहे हो, ईयर टू ईयर, मंथली टू मंथली और क्वार्टरली टू क्वार्टरली। तो ये चलता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इंपॉर्टेंस की प्लानिंग क्यों जरूरी है। देखो, पहले से प्लान करना जरूरी है टू रिड्यूस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। एक ही काम 10 बार कराने का क्या फायदा है? पैसे खर्च होंगे, या एक काम छूट गया अगर तो काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा, टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा। घर में जब कोई फंक्शन होता है तो सबसे पहले बड़े लोग क्या करते हैं? काम को बांटना शुरू करते हैं ना, ताकि एक का काम दूसरे के काम में टांग ना अड़ाए, वेस्टफुल एक्टिविटी ना हो कि एक ही चीज को कोई 2 लोग कर रहे हैं। तो प्लानिंग हमेशा इसलिए जरूरी है ताकि हम रिड्यूस कर सकें जितनी भी अननेसेसरी और वेस्टफुल एक्टिविटीज हैं और ओवरलैपिंग बिल्कुल भी ना हो। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स द डायरेक्शन। प्लानिंग हमेशा हमें राइट ट्रैक पे रखता है। प्लानिंग हमेशा हमें डायरेक्शन देता है। अगर हमने प्लान कर लिया, जैसे कि अब मुझे था कि मुझे ये जो 5 दिन है ये बहुत अच्छे से यूटिलाइज कराने हैं बच्चों के, तो उसके लिए मैं रोज बैठ के करूँ कि अच्छा 1 घंटे बैठ के करूँगी, चलो ये करना है। नहीं, मुझे डायरेक्शन ही कैसे मिली है? मुझे कैसे पता चल रहा है कि मुझे हर दिन क्या करना है? उसके लिए मैंने पहले से ही प्लान किया ना, तो मुझे डेली की डायरेक्शन मिल चुकी है कि आज मुझे 4 चैप्टर कराने हैं, फिर कल 4 चैप्टर कराने हैं, फिर परसों फिर 4 चैप्टर कराने हैं। तो ये मुझे डायरेक्शन मिली ना। प्लानिंग हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ को एक डायरेक्शन देता है, वरना सब लोग अगर अलग अलग डायरेक्शन में काम करेंगे तो टारगेट अचीव हो ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट, इट एस्टैब्लिशेस द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। लास्ट में जब हमें ये देखना है कि हम कहाँ तक पहुँचे, तो उसके लिए कोई बेंचमार्क, कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए ना, तो ताकि आपको मदद मिल सके। अब जैसे कि आपने प्री बोर्ड्स दिए, आपने हाफ ईयरली दिए, उसमें आपके कुछ मार्क्स आए होंगे। आपने हो सकता है कि अपने प्री बोर्ड में आपने सोचा हो कि चल यार अभी फिलहाल 80 में से 70 आ जाए तो हम मान लेंगे कि हमारी तैयारी कुछ हद तक चल रही है, बट 70 ना आकर आपके 60 आए, तो यहाँ पर आप कंट्रोल कैसे कर पा रहे हो? क्योंकि आपने एक बेंचमार्क सेट किया था कि 70 हासिल करना है, तभी तो आप कंट्रोल कर पाओगे कि अभी 10 मार्क्स का जो गैप है, या 20 मार्क्स अगर 80 भी चाहिए तो 20 मार्क्स का जो गैप है उसको कैसे कवर अप किया जाएगा। तो प्लानिंग आपको स्टैंडर्ड देता है ताकि आप कंट्रोल कर सको। इट प्रमोट्स द इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग में आप क्या कर रहे हो? मेंटल एक्सरसाइज है ना, सोच रहे हो ना, तो यहाँ पर आपको इनोवेटिव आइडियाज डेवलप करने हैं। हम प्लान कर इसलिए रहे हैं कि कैसे नए तरीके से इस काम को किया जा सकता है। इट फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल सेम यही वाला पॉइंट है जो आपने यहाँ पढ़ा कि डिसीजन लेते हो आप यहाँ पे। तो प्लानिंग आपके डिसीजन लेने में हेल्प करता है, क्योंकि ये आपको बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स देगा जिसमें से बेस्ट का आप सिलेक्शन कर सकते हो। इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। पहले से ही खुद को तैयार रख रहे हैं हम। देखो, हम जानते हैं कि हमारा जो बिजनेस है, इवन जो हमारी लाइफ है, वो अनसर्टेन है।
वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर आवर फ्यूचर। तो आपको क्या करना है, आपको पहले से ही प्लान करके वो आने वाली अनसर्टेनिटी को, देखो आप एलिमिनेट तो नहीं कर सकते बट उसका इम्पैक्ट ज़रूर कम कर सकते हो। कि ठीक है, आप सपोज करो चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहते हो, आप सीए फाउंडेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बट एज वी ऑल नो कि वो एक थोड़ा सा टफ हमारा कोर्स है, जिसमें कहीं ना कहीं कई बार हो जाता है कि नहीं क्लियर हो पाया है, तो उसमें आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, साइड बाय साइड आपको एक अनदर ऑप्शन लेकर चलना है कि भाई इन केस अगर यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ तो हमारे पास ये सेकंड ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप क्या कर रहे हो, उस रिस्क को खत्म नहीं कर पा रहे हो, लेकिन हाँ उसका जो इम्पैक्ट हो सकता था आप उसको क्या कर रहे हो, थोड़ा सा रिड्यूस कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट लिमिटेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स लिमिटेशंस पूछी जा रही हैं, बार बार पूछी जा रही हैं, नाम से भी पूछी जा रही हैं, कई बार केस स्टडी में भी आ रही है लिमिटेशन, तो इसको छोड़ के तो नहीं जाना है। तो लिमिटेशन के अगर अंदर मैं सबसे पहले बात करूं तो इट क्रिएट्स द रिजिडिटी। यस, जो प्लानिंग है वो रिजिडिटी क्रिएट करती है। क्यों? क्योंकि प्लानिंग के अंदर ना यहाँ पर जो भी काम किया जा रहा है बहुत सोच विचार करके काम किया जा रहा है। एक बार जब प्लान हमने कर दिया है तो एज पर द बिजनेस एनवायरनमेंट बार बार उसके अंदर चेंजेस करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना कि बहुत ही टाइम लगता है, कई बार कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो इमीडिएटली एक दूसरे प्लान के ऊपर वर्क करना इतना आसान नहीं है, आपको उसको रिजिडली जैसा वो बनाया गया है वैसा आपको उसको फॉलो करना पड़ता है। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। हाउ प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी? आप तो यहाँ पे मेंटल एक्सरसाइज की बात करते हो, बट बच्चे ये मेंटल एक्सरसाइज कौन कर रहा है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट ही होते हैं जो प्लान करते हैं। द रेस्ट ऑफ द मैनेजमेंट जस्ट फॉलो दोज प्लान्स, कि जो भी उन्होंने बना के दे दिया है बस हमें तो एज इट इज उसके ऊपर काम करना है। हम डाइवर्ट नहीं कर सकते खुद को उस प्लान से, जैसा उन्होंने कह दिया है बिल्कुल वैसे हमें उसके ऊपर काम करना है, ना ही हम उसके अंदर अपना किसी भी तरीके का जो क्रिएटिव माइंड है या कोई भी उसके अंदर जो फ्लैक्सिबिलिटी हमें नहीं मिली हुई है कि हम उसको चेंज कर सकें। ठीक है, उसके बाद इट डजंट गारंटी सक्सेस। तुमने सोचा कि यार 11th में क्या किया था हमने, 11th में हम जस्ट पीछे की ग्लॉसरीज पढ़ के चले गए थे और उससे हमारा काम हो गया था और हमारे अच्छे मार्क्स आ गए थे, टीचर भी अच्छी आ गई थी क्लास में, तो बहुत बढ़िया तरीके से हमारा वो एग्जाम क्लियर हो गया। तो क्या 12th में भी ऐसे ही होगा? तुमने सोचा कि पहले वो प्लानिंग वर्क कर गई थी, पीछे वाले दोस्त को कहा था कि 4 चैप्टर तू पढ़ के आई हो, 4 चैप्टर मैं पढ़ के आऊँगा, और हम दोनों ने काम कर लिया, बट क्या ये अगली बार भी वर्क करेगा? नहीं, ज़रूरी नहीं है। अब तुम कहीं और पेपर देने जा रहे हो, वहाँ पे पूरी स्ट्रिक्टनेस है, पूरा सीबीएसई का पेपर है भाई, ऐसे थोड़ी। तो यहाँ पर प्लानिंग ये कहता है कि डजंट गारंटी सक्सेस, कि मैनेजर्स भी कई बार उनकी टेंडेंसी होती है कि पहले जो प्रीवियसली हमारा एक सक्सेसफुल प्लान था अब उसी को ही हम दोबारा करके देखते हैं तो कि ये हमें फिर से सक्सेस दे देगा। नहीं, आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने प्लान में मॉडिफिकेशन करने पड़ सकते हैं। तो प्लानिंग कभी भी गारंटी की सक्सेस नहीं देता, कहीं हमेशा हमारी प्लानिंग वर्क करे ये ज़रूरी नहीं है, कई बार प्लानिंग हमारी फेल भी हो जाती है। नेक्स्ट, टाइम कंज्यूमिंग है। आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान कर रहे हो तो क्या ऐसी कर दोगे? बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पर करनी होती है, एक्सपर्ट एडवाइस लेनी होती है, हमें वाइबिलिटी ऑफ द प्लान चेक करना होता है, हमें अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स के ऊपर स्टडी करना होता है, तो इतना आसान नहीं है। तो कई बार प्लानिंग के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम इन्वॉल्व हो जाता है, बट हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ फॉर्मुलेशन में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए कि इम्प्लीमेंटेशन का टाइम ही ना बचे। ठीक है, नेक्स्ट, इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। एग्जैक्टली, इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, क्योंकि हमें कई बार बोर्ड मीटिंग्स हेल्ड करनी पड़ती है, स्पेशलिस्ट के साथ हमें डिस्कशन करना पड़ता है और हमें बहुत सारी प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस करनी पड़ती हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। बट इस बात का ध्यान रखना है कि जो कॉस्ट है वो कभी भी उस प्लान से मिलने वाले बेनिफिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इट मे नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर भी बताया कि प्लानिंग कभी भी गारंटी नहीं देता आपको सक्सेस की। क्यों? क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा क्या है, बहुत ज़्यादा डायनामिक है। तो बदलते हुए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग समटाइम्स हमें अपने प्लान को भी चेंज करना पड़ सकता है। तो डायनामिक एनवायरनमेंट में प्लान वर्क नहीं करता। तो ये हो गई हमारी लिमिटेशन। नेक्स्ट आती है हमारी प्रोसेस। अब देखो प्रोसेस को आपको कैसे करना है। यहाँ पर है 7 स्टेप्स। आज तक फिर से मैं ये कहूँगी, मैंने कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा जहाँ पर सीधे सीधे डायरेक्ट ही बोल दिया गया एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये केस स्टडी या एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन में आया, जहाँ पर एक आधा स्टेप क्वेश्चन में ही होता है, आपको रेस्ट ऑफ द स्टेप्स एक्सप्लेन करने होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो 7 स्टेप है, अच्छा जब भी स्टेप्स के क्वेश्चन आते हैं और अगर वो 6 मार्क्स में है तो कोशिश करा करो कि आप उसके अंदर फ्लो चार्ट बना के आओ। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है हमारे पास सेटिंग ऑब्जेक्टिव। जैसा कि इसका मीनिंग ये कहता है कि प्लानिंग के अंदर आप क्या करते हो, सबसे पहला काम ही यही है ना कि ऑब्जेक्टिव सेट करना। ऑब्जेक्टिव्स वो क्राइटेरिया है जिसको हम लोग हासिल करने की कोशिश करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव्स आर दी एंड्स। तो सबसे पहला काम हमें यही करना है कि हमें ऑब्जेक्टिव सेट करना है। अब सेकंड पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे, सेकंड स्टेप डेवलपिंग प्रेमिसेस। जो आपने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेट किए होंगे,
अब उसको अचीव करने के लिए आपको उसके लिए एक बेस सेट करना होगा कि किस तरीके से आप अपने उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। तो अजम्पशंस यहाँ पर आपको बनानी होंगी फॉर द फ्यूचर। तो फ्यूचर अजम्पशंस को ही हम यहाँ पर बोलते हैं डेवलपिंग प्रेमिसेस। थर्ड वन इज आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए आपको कुछ ऑल्टरनेटिव्स, यानी कि कह सकते हो कि अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कुछ रास्ते हैं। कोई एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन है सपोज, वहां तक जाने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, बट आप लोग क्या चेक करते हो कि वो कौन सा शॉर्टेस्ट रूट है जिसको आप फॉलो करो, जो आपको कम टाइम में सही तरीके से आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा दे। तो बस कुछ इसी तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन में भी वर्क करते हैं कि हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया है, बट उस ऑब्जेक्टिव को सेट करने के बाद हमें ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने हैं कि कैसे उस ऑल्टरनेटिव, कौन सा ऑल्टरनेटिव हम चूज करें जो बेस्ट रहे। जैसे कि आपको मार्केट के अंदर 40% शेयर कैप्चर करना है, तो 40% शेयर कैप्चर करने के लिए आपको क्या करना होगा, अपनी प्राइस रिड्यूस करनी है, एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट करनी है, या फिर आपको कोई न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर आप डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को चेक कर रहे हो, सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहे हो। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएट इज रिलेटेड टू फाइंडिंग द प्रॉज एंड कॉन्स, बेसिकली कि यहाँ पर आप ये चेक करेंगे कि कौन सा ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स ज़्यादा देता है और नेगेटिव पॉइंट्स कम देता है। तो यहाँ पर आप पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट चेक कर रहे हो हर एक ऑल्टरनेटिव के। उसके बाद सिलेक्टिंग द ऑल्टरनेटिव, जो भी आपको बेस्ट ऑल्टरनेटिव लगेगा, यहाँ पर अब मैं आपको एक लाइन बताऊंगी कि आप उस ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करेंगे जो लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के साथ होगा, प्रॉफिटेबल होगा और फिजिबल होगा। हम उसी ऑल्टरनेटिव को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। देन सिलेक्शन के बाद क्या करना है, इम्प्लीमेंट, यानी कि उसको पुटिंग योर प्लान इनटू एक्शन, कि जो भी आपने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेट किया उसके लिए जो भी आपने ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट किया है, अब आप उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। और सिर्फ काम स्टार्ट करने से कुछ नहीं होता, उसको टाइम टू टाइम मॉनिटर भी करना होता है। तो उसके लिए जो लास्ट स्टेप है हमारे पास वो आता है फॉलो अप एक्शन, कि टाइम टू टाइम हमें ये चेक करना है कि जो हमने सोचा था क्या सब कुछ प्लान हमारा उसी तरह वर्क कर रहा है, उसके अंदर कोई चेंजेस करने की जरूरत तो नहीं है। तो बेसिकली ये काम हम लोग करते हैं फॉलो अप एक्शन में। नेक्स्ट है हमारे पास अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, टाइप्स ऑफ प्लान। तो हमारे पास यहाँ पे दो तरीके के प्लान्स होते हैं, सिंगल यूज और स्टैंडिंग यूज। एज द नेम सजेस्ट कि जो एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता हो उसे हम सिंगल यूज प्लान कहते हैं। यानी कि अ सिंगल यूज प्लान इज डेवलप्ड फॉर द वन इवेंट और अ प्रोजेक्ट, they are for the non recurring situations like budget and program, but the standing plans are those plans which can be used over a period of time, जिसको आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो रेगुलरली, एंड इट इज डिजाइन टू इंश्योर द इंटरनल ऑपरेशन रन स्मूथली। हम इसको इसीलिए बनाते हैं ताकि हम अपने इंटरनल ऑपरेशंस को स्मूथली रन कर सकें, और ये रिकरिंग इन नेचर होते हैं। पॉलिसी, मैथड, रूल, प्रोसीजर इसके एग्जाम्पल हैं। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स के अंदर सबसे पहला है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी ना तो सिंगल यूज प्लान है ना ही आपका ये स्टैंडिंग यूज प्लान है। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जिसके अंदर आपको बिजनेस एनवायरनमेंट को भी देखना है। यानी कि जब भी आप कोई अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान करेंगे तो उसके अंदर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को जरूर चेक करेंगे कि कहीं कुछ चेंजेस तो नहीं आ रहे, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करनी होगी। उसके अलावा स्ट्रैटेजी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान इसलिए भी है क्योंकि इसके अंदर कुछ डायमेंशंस है। लाइक सबसे पहले तो आपको यही अपना लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव आपको डिटरमाइन करना है, आपको एलोकेट करने होंगे रिसोर्सेज टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको बहुत सारे काम करने होते हैं, इसलिए स्ट्रैटेजी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। जैसे कि प्राइस पॉलिसी कैसी रखनी है, ये आपकी स्ट्रैटेजी होती है कि हमें हाई स्टार्टिंग में रखनी है या लो रखनी है। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आप कौन सा सिलेक्ट करने वाले हैं, 1 लेवल, 2 लेवल, 0 लेवल, तो ये भी कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रैटेजी का पार्ट है। नेक्स्ट, अगेन ऑब्जेक्टिव भी आपका ना तो सिंगल यूज प्लान होता है ना स्टैंडिंग यूज प्लान होता है। ऑब्जेक्टिव्स को बोला जाता है दीज आर दी एंड्स, जहां तक पहुंचने की हम लोग कोशिश करते हैं। जैसे कि एक मैनेजमेंट चाहता है टू इंक्रीज द सेल्स बाय 10%, तो वो उसका ऑब्जेक्टिव है। तो अब वो 10% तक अपनी सेल को कैसे इंक्रीज करेगा, अब उसे उस चीज के लिए काम करना है। ऑब्जेक्टिव्स टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाते हैं, ये फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर्स को डिफाइन करते हैं, और हमेशा ऑब्जेक्टिव्स क्वांटिटेटिव टर्म्स में ही एक्सप्रेस किए जाने चाहिए। नेक्स्ट, पॉलिसी। पॉलिसी एक स्टैंडिंग प्लान है। देखो पॉलिसी क्या होती है, दीज आर द जनरल स्टेटमेंट्स और द ब्रॉड पैरामीटर्स। यू कैन से कि ये एक तरीके से एक लक्ष्मण रेखा टाइप है कि आपकी बाउंड्रीज सेट कर दी गई हैं कि आपको यह काम इसी तरीके से किया जाएगा। जैसे कि कई बार लिखा होता है, आपने देखा होगा दुकानों के ऊपर कि आज नगद कल उधार, है ना।
तो बेसिकली उनकी पॉलिसी है कि वो कैश में ही डील करते हैं, वो क्रेडिट अलाउड नहीं करते हैं। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग पॉलिसी को कैसे देखते हैं, जैसे कि क्रेडिट पॉलिसी होती है, रिक्रूटमेंट पॉलिसी होती है, प्रमोशन पॉलिसी होती है, या सप्लायर्स को सिलेक्ट करने के लिए पॉलिसी होती है। तो पॉलिसी क्या है, वो जनरल स्टेटमेंट है जो आपकी एनर्जी को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके जा रही है कि आपको पता है कि आपको डील करते हुए किस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करना है, तो उसे हम यहाँ पर पॉलिसी कहते हैं। पॉलिसी माइनर से मेजर तक जाती है, यानी कि जो माइनर पॉलिसीज होती हैं वो इनसाइडर्स फॉलो करते हैं, मेजर पॉलिसीज सबके लिए होती है। नेक्स्ट, मैथड अगेन एक स्टैंडिंग प्लान है जिसको आप रिपीटेडली यूज कर सकते हो, बट येस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको मेथड का सिलेक्शन करना होता है। तो मेथड्स क्या है, द स्टैंडर्ड वे ऑफ परफॉर्मिंग द रूटीन एंड रिपीटेटिव जॉब्स, यानी कि किसी भी काम को करने के लिए आपको कौन सा वे, बेसिकली वे एक ये कीवर्ड है यहाँ पर कि मेथड आपको बताता है कि अपने रिपीटेटिव जॉब्स को करने के लिए कौन सा वे, कौन सा तरीका आप इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप ट्रेनिंग मेथड्स इस्तेमाल करते हैं, आप वेजेस को कैलकुलेट करने के लिए मेथड्स का यूज़ कर सिलेक्शन करते हैं, आप क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए मेथड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, बजट एक सिंगल यूज़ प्लान है, क्योंकि ये आपको ईयर आफ्टर ईयर बनाना पड़ता है, हर साल अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको बजट को प्रिपेयर करना है। ये एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है जो आपके जो फ्यूचर एक्टिविटी है बेसिकली उसको डिस्क्राइब करेगी। जैसे कि अगर आपने सेल्स बजट बनाया तो सेल्स बजट ये बताता है कि एक पर्टिकुलर मंथ में सपोज आप कितना एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर या एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट की स्टेटमेंट है जिसको आप न्यूमेरिकल टर्म्स पे एक्सप्रेस करते हो, जैसे कि सेल्स बजट और कैश बजट। उसके बाद प्रोग्राम अगेन एक सिंगल यूज हमारा प्लान होता है जो कि कॉम्बिनेशन है, यानी कि सभी कुछ मिला जुला के बन जाता है प्रोग्राम के अंदर ऑब्जेक्टिव भी है, स्ट्रैटेजी भी है, पॉलिसी भी है, इसके अंदर बजट भी है, इसके अंदर रूल भी है, इसके अंदर प्रोसीजर भी है, इसके अंदर सब कुछ है। यहाँ पर माइन्यूटेस्ट डिटेल्स के ऊपर भी वर्क किया जाता है। नेक्स्ट, रूल्स अगेन एक स्टैंडिंग प्लान है जो कि ये बताता है व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है और क्या नहीं करना है। रूल्स बेसिकली उसी चीज़ के लिए है जिसको रिजिडली फॉलो करना है, फ्लैक्सिबिलिटी नहीं है। अगर आप रूल फॉलो नहीं करते हो तो पेनल्टीज लग सकती हैं, बट ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्लान है आपका, जिसमें आपकी मर्जी नहीं चलने वाली है। तो जैसे कि लीव रूल्स होते हैं कि अगर आपको छुट्टी लेनी है तो कैसे ले सकते हो। उसके बाद है प्रोसीजर, अगेन एक स्टैंडिंग प्लान है जहाँ पर आपको बेसिकली कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स हैं, आपके रूटीन स्टेप्स हैं कि आपको कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क करना है परफॉर्म, तो उसके क्या स्टेप्स हो सकते हैं, सिक्वेंशियल स्टेप्स, वो आपको प्रोसीजर के अंदर बताए जाते हैं। जैसे कि सिलेक्शन प्रोसीजर कि अगर आपको हमारी कंपनी में काम करना है तो पहले आपको अपना एप्लीकेशन सबमिट करना होगा, देन आपका हम लोग रिटन टेस्ट लेंगे, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू सेशन होगा। तो ये हमारे कुछ स्टेप्स हैं, यानी कि ये हमारा प्रोसीजर है। तो हमारा चैप्टर नंबर 4 और इसी के साथ हमारी आज की मैराथन होती है कंप्लीट। और यहाँ पर हमने बहुत ही शानदार तरीके से अपने चारों चैप्टर्स इन डिटेल रिवाइज किए। कोई ऐसे रिवाइज नहीं किए हैं कि हाँ पहले पढ़ चुके थे अब बस एक रिवीजन कर रहे हो, नहीं, ये एक रिवीजन सीरीज की तरह नहीं मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया है, बिल्कुल ऐसे पढ़ाया कि आज पहली बार ही पढ़ रहे हो। तो जो बच्चों ने अब तक कुछ भी नहीं किया है, आज भी अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको सब कुछ समझ आया होगा इन डिटेल। सो बच्चों, इसी के साथ हमारा जो डे 1 है वो होता है कंप्लीट। एंड आई होप आपको इस सेशन में बहुत मजा आया होगा। तो फटाफट से चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और लाइक कर दो, और चैनल को अगर अब तक भी सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई भी डाउट रहा है आज की क्लास से रिलेटेड, वो डाउट्स आप लोग पूछ सकते हो और अपना ढेर सारा प्यार भी आप कमेंट सेक्शन में हमें दिखा सकते हो। तो इस क्लास को आज हम यहाँ पर एंड करते हैं एक बहुत ही सुंदर मैसेज के साथ कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जोश जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बना आशियाना, पूछा चिड़िया से कि कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान और तिनका तिनका जुटाना पड़ता है। तो बच्चों, इसी जोश के साथ आज हम इस सेशन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं और आपसे कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट 4 चैप्टर्स के साथ। एंड आई होप कि आज आप अपने इन 4 चैप्टर्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर लेंगे। सो टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।